आज एग्ज़ाम वगैरह है क्या किसी थर्ड पार्ट वगैरह का? अच्छा, तभी चलिए कोई नहीं। हेडिंग डालिए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। एक ही साथ एक टेबल के साथ इतना मजे से कवर करेंगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब एक टेबल में तीनों का तीनों पार्ट कवर अप हो जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, जो जो टेबल मैं बोल रहा हूँ पूरे पॉलिटी में मात्र 10 या 13 टेबल, 10 टेबल मैक्सिमम, 10 टेबल ऐसे होंगे जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उन टेबल को फिर से क्या करना है, अच्छे से बनाना है, रूम में चिपका लेना है। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और एफडी। एफडी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य वाला टाइप। देखो जो जो टेक्निक बताता हूँ उस टेक्निक के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स होते हैं, इसलिए उस टेक्निक को जैसे हुबहू बोलूँ आराम से अच्छे से एक पेज पे लिख के पेस्ट कर लेना। ठीक है जी, सुन रहे हो सब? आप लोग आने के बाद ठंड तो नहीं लग रही है ना? अब आ गए हो तो पढ़ ही चलना। ठीक है जी, ठंड हो चाहे नहीं हो, देखो याद रखना ठंड वगैरह हर साल आते रहता है, गर्मी भी हर साल आएगा ही आएगा। पढ़ने के बाद जो महसूस होगा ना वो कभी महसूस आपको बिना पढ़े नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार सुबह में उठ गए, जैसे कोई आदमी कभी वॉक नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, 2 मिनट उसके बाद समझना। अगर एक बार वो सुबह उठ के 1 राउंड मार दिया, इस बात की पूरी गारंटी है कि वो आगे 10 राउंड मार देगा। हर दिन मन करेगा कि आज छोड़ देते हैं। जैसे अभी ठंड है, मान लो क्लास अगर क्लोज किया, एक दिन क्लास बंद किया, अधिकतर गार्जियन को इस बात से भी समस्या है बहुत लोगों की, कौन पगला टीचर है कि पढ़ा रहा है अभी इतना ठंडे में। देखो सिंपल सा मोटिव है, जब रिजल्ट लाना होगा तो एफर्ट डालना पड़ता है। इतने आसानी से अगर सब कुछ हो जाना होता ना तो हो जाता। और मेरी भी तो सोचो, मुझे क्या पड़ी है, नॉर्मल सीधी सी बात है कि आराम से आदमी रहता, आराम से काम करता। बट व्हेन यू थिंक कि अगर करना है तो एफर्ट पूरा डालना पड़ेगा। अरे डालना नहीं डालना है जो तो ऐसा नो। और सर छोड़ो, दुनिया में आराम करने वाले पहले भी उतना ही थे, मेहनत करने वाले भी उतना ही थे, बस फेस बदल जाते हैं। ये दिमाग में रखना, परसेंटेज सेम है, पहले भी 90% लोग फेल थे, 10% लोग सक्सेसफुल थे, आज भी वही हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। आपका चेहरा जिस दिन आईएएस बन के आ जाएगा, काम खत्म, बाकी दुनिया से मतलब ही लेना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं बार बार कि आराम चाहिए, तो आप डिसाइड करो क्या चाहिए यार। अगर आईएएस चाहिए तो आराम ठीक नहीं है, और आराम चाहिए तो आईएएस मत सोचो, आपकी चॉइस है। कौन सा ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, आप सिंपल सा लॉजिक है। रेलवे वेलवे बनना है तो आराम से और जाके सो जाओ। तो लॉजिक कहने का है कि सुबह में जैसे आप कल छुट्टी था मान लो, तो कल छुट्टी था ना, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, तो आप देखना आप दिन भर सोए होगे। अगर धूप भी उठेगा, मैंने एक बात मैं आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, ध्यान से समझना, आप उठ ही नहीं पाओगे। आप जानते हो क्या करोगे? धूप भी निकल जाएगा ना, कमबख्त मम्मी बोल कर उठ जा बेटा उठ जा, नहीं उठेंगे आप। क्योंकि एक बार जिस कंफर्ट जोन में आप चले गए वो कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं। और एक बार आप सुबह उठ गए, इस बात की पूरी गारंटी, यहाँ आके पढ़ लिए तो पूरा दिन भर आप अलर्ट रहोगे, पूरा दिन भर आपको ज़्यादा रजाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस बात की भी पूरी गारंटी है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जिस दिन शादी रहती है उस दिन आप रात भर मेहनत करते कि नहीं करते हैं? सजाना है, इसको लाना उसको लाना, दिन भर रात भर जगते हो, हाँ या ना? आराम से जगते हैं आप। एग्जाम्स रहता है फिर भी जग जाते हैं। बॉडी को जितना काम करेगा उतना करेगा, जब तक छोड़ दीजिएगा छूट जाएगा। आप आग के सामने चल जाइए, आग नहीं तापोगे तब भी काम चल जाएगा, तापोगे तब भी आप क्या है इतने कंफर्ट जोन में जाओगे कि आ नहीं पाओगे। बार बार मम्मी भी चिल्लाते रहते ताप लो बेटा ताप लो। इसीलिए काम हमेशा करिएगा। और इस दुनिया में ठंडा और गर्मी, मैंने एक बार आपको डायलॉग बोला था कि इस दुनिया में 3 चीज़ कभी भी महसूस मत करिएगा, जितना महसूस करिएगा उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठंडा, गर्मी और बेइज्जती। कुछ बुझा रहा है? जितना ज़्यादा महसूस करिएगा उतना ज़्यादा लगेगा। इसलिए 3 चीज़ को कभी महसूस नहीं करना है, ना ठंडा, ना गर्मी, ना बेइज्जती। चलते रहिए मस्त, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस बात खत्म, बाकी कुछ मत सोचिए। और ठंडा उसी को लगता है जिस पे कोई काम नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, उसी को सबसे ज़्यादा ठंडा लगे। इसलिए गांव के लोग को देखो ना, जतले रहेगा, घूरा छोड़वे नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? पूरा घूरा खत्म, तब उसके बाद शुरू। बहरहाल अब पूरा का पूरा जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने आपको टेक्निक बताया था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से रखना, नोट्स ईजिली कनेक्ट करना, ये मिलने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। तो मैंने आपको बोला था अगर शेड्यूल से याद रखना है तो टेक्निक क्या था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम का आंसू। बस इसी से मामला निश्चिंत हो जाएगा। तो T4 क्या हो गया? टेरिटरी। जितना भी क्षेत्र की दृष्टि से है तो सब क्या है? शेड्यूल 1 में सारे टेरिटरी की बात हो जाएगी कि कौन सा क्षेत्र बढ़ाना है, कौन सा राज्य निर्माण करना है, कौन सा राज्य का एरिया कम करना है, घटाना है, सारा कुछ कौन सा हो जाएगा शेड्यूल 1 में। केशवानंदा भारती केस वगैरह का सारा जिक्र इसी ढंग से है कि उसमें पूरा का पूरा जब देश आज़ाद हुआ
तो इंटरेस्टिंग बात यह था कि एक तरफ जमींदार लोगों ने इतना जमीन हड़पा था कि उन लोगों के पास जमीन ही नहीं था जिनका जमीन खुद का था, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या था कि अगर, क्या सुन रहे हो आप लोग, थोड़ा सा प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। अब दूसरी तरफ समस्या गवर्नमेंट के पास ये थी कि अगर उन गरीबों के पास जमीन थोड़ा भी नहीं है तो एग्रीकल्चर कहां से करेंगे, तो उनको देना है, मान लो ध्यान से समझना, एक जमींदार से जमीन लेकर उन गरीबों को देना है, लेकिन जमींदार का भी तो अपना राइट टू प्रॉपर्टी है भाई, वो भी तो बोलेगा हमारा जमीन है, हमारा जमीन किसी और को क्यों दीजिएगा आप। और दूसरी तरफ गरीब लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, खाने को नहीं है, तो गवर्नमेंट का पूरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, और आप लोग को मैंने एक वर्ड पढ़ाया था सोशलिज्म, याद है? तो सोशलिज्म में क्या होता है, दोनों सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों में फर्क है, पूंजीवाद और एक तरफ आपका क्या है, समाजवाद। तो गवर्नमेंट इंडिया जो है सोशलिज्म पे चलते है कि कैपिटलिज्म पे? लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बोला था, आर वी सोशलिस्ट? अरे यस वी आर सोशलिस्ट, बट द वे वी आर सोशलिस्ट इज टोटली चेंज्ड। हम आज भी समाजवाद पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समाजवाद होने के तरीके, मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा प्राइवेट एयरलाइंस इंडिया में है, जो कि एक किसका फीचर्स है, कैपिटलिज्म का, जबकि हम कहते हैं हम समाजवादी हैं। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि आज पूरे दुनिया में कोई भी आदमी, चाहे वो पूंजीवाद या सिर्फ समाजवाद, नहीं हो सकता। अमेरिका घोर पूंजीवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मैटरनिटी के लिए ऐसे लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा भत्ता देने वाला कौन देश है, अमेरिका। तो वो भी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट नहीं है। इंडिया भी क्या है, पूरी तरह से सोशलिस्ट नहीं है। लेकिन सोशलिस्ट का फीचर क्या, मैंने बोला था कि जितना भी धन संसाधन पूरे इंडिया में है, उन सारे रिसोर्सेज पे हक किसका होगा, गवर्नमेंट का। सारा हक किसका है, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है। इसीलिए तो इंडिया में राशन सिस्टम बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे आपको 2 रुपए केजी, 3 रुपए केजी, 1 रुपए केजी या फ्री में राशन मिलते हैं, राशन कार्ड बनते हैं। क्यों? अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में संसाधन नहीं रखता तो वो लोग बोलते हैं ना सीधा कि हम कमा रहे हैं, मेरी मेहनत है, और जब मेरी मेहनत है तो हम किसी और को क्यों दें। लॉजिक है कि नहीं है? सिंपल लॉजिक है। इसीलिए क्या बोला गया, सोशलिज्म। ध्यान रखना। तो टीयर्स, ई फॉर क्या था, बोलना जरा, इमॉल्यूमेंट्स, पूरा वो रिवीजन होगा। तो जितना सारा इमॉल्यूमेंट्स मतलब क्या है, सैलरी वगैरह, कि राष्ट्रपति से लेकर चाहे जितना भी लोग का है सैलरी है, कैसे डिसाइड होता है, वो शेड्यूल 2 में है। थर्ड क्या है, एफर्मेशन, शपथ। जितना सारा कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको नहीं दिलाएगा, ये सारा कांड किस में है, शेड्यूल 3 की शेड्यूल 4, शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 क्या था, राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीट से अप एंड डाउन करना, ऊपर बढ़ाना घटाना, ये सारा कांड जो भी होगा सब कुछ कौन से शेड्यूल में होगा, शेड्यूल 4। एस फॉर क्या था बोलना, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट वगैरह से रिलेटेड। सिंपल मीनिंग है, जितना भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी चेंज होगा, सीधा दिमाग में आपके जाना चाहिए, कहां पहुंचेगा, शेड्यूल 5। खड़ाक से दिमाग चलना चाहिए। ओ पर क्या था, अदर एरियाज या अदर स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट, और टेक्निक बताया था अरुण अश्विन मेघा वाला, अरुणाचल, असम, अश्विन, मेघा, मेघालय। तो सारा स्टेट में कुछ भी चेंज होगा तो कौन सा शेड्यूल में चेंज होगा, 6। फिर एफ क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने वही बोला था कि केंद्र कैसे डिवाइड करेगा, कि पहले राज्य, फिर राज्य से पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में है। ये सब रटते हैं लोग, रटने की जरूरत ही नहीं है, 8 में है। और जैसे बोला जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल भारत का भी शेड्यूल 8 के अकॉर्डिंग 22 है। भोजपुरी भी अभी इंक्लूड होने वाला है, लेकिन चलो फिलहाल फिर भी मान के चलेंगे 22। उसके बाद एल फॉर क्या था, बोलो जल्दी, लैंड रिफॉर्म्स। यही लैंड रिफॉर्म्स का जिक्र अभी मैं करने वाला हूं फंडामेंटल राइट्स में, जहां पे केशवानंदा भारती केस, शंकरी प्रसाद केस और मिनर्वा मिल से लेकर सारा केस का डिस्कशन। इतना मजा आएगा आपको कि कैसे गवर्नमेंट और एक तरफ जुडिशियरी पूरा लड़ रही है इस बात के लिए कि किसका जमीन किसके तरफ होना चाहिए, क्या नियम है, क्या कानून है, दांव पेच बहुत मजे से समझ आएगा आपको। ये सब लोग खाली रटवा देते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक रट लो, ये रट लो, हो गया काम खत्म। उससे कभी भी, वही बोला कि उससे कभी भी कुछ एग्जाम तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं निकलने वाला है। बहरहाल यहाँ पे ध्यान देना एक बात, यहाँ जैसी आएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डी फॉर क्या था, डिफेक्शन लॉ, दल बदलू। और पहले इतना ज्यादा होता था, मैंने एक नाम जिक्र किया था जिसका नाम था गया लाल, नाम उनका गया राम था, लेकिन सर ये एक दिन में 3 पार्टी चेंज किए। गजब, हरियाणा के विधायक थे, सुबह में नाश्ता किए बीजेपी के साथ, दोपहर में खाना कांग्रेस के साथ, और रात का भोजन जो डिनर किए सर वो अपनी कई लोकल पार्टीज हरियाणा की किए। इन्हीं के नाम पे पड़ा क्या, गया राम आया राम। इतना ज़्यादा दल बदलू हुआ कि हमें नियम बनाना पड़ा जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं।
और एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने का सबसे प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि एमएलए का क्या करता था, ये लोग सीट लिया, मान लो टिकट लिया बीजेपी से, जीत गया मान लो, अब जैसे जीता कह रहा है पार्टी चेंज करेंगे, कहां चला गया, कांग्रेस में। इतना ज्यादा होता था 1980 तक, 1980 तक ये बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इंडिया ने बोला कानून बनना जरूरी है। और हमारा नुकसान होता है पैसे का, जब भी कोई नेता इधर हो जाता है पैसे का नुकसान, इसलिए अब इतने सख्त नियम बनाए गए कि अब आपको दल बदल ज्यादा नहीं दिखेगा, अब आपको कम दिखेगा। बड़े बड़े लीडर कोई अगर होंगे वही दल बदल कर सकते हैं, क्योंकि सर हर जाना बहुत ज़्यादा है। अगर पहली बात, अगर आप जीतने के बाद पार्टी चेंज कर रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब आप विधायक थे, बीजेपी से जीते थे, जाना कहाँ चाहते हैं, कांग्रेस में, तो कहेगा विधायक भाई कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो आप पार्टी के एज ए मेंबर जाइए, विधायक का आपका पोजीशन खत्म। तो जब इस तरह से सिचुएशन हो तो दल बदल क्या है, थोड़ा रोका जा सकता है। बुझा रहा है कि बुझाइए गया। अब इधर है पी फॉर क्या है, पंचायत, और एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में कोई भी चेंज होगा तो हो गया शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, बात खत्म। टोटल शेड्यूल कितना था, 12 बताया था आपको। अब जितना भी चीज मैंने बताया था आपको, जैसे एलिस डीपीज नंबर 1 याद है, वो सारा कुछ यहाँ आएगा अभी, और पूछूंगा अब, और यहाँ चलेंगे कोड़े। समझ में आ रहा है, जो कि ठंड में ही ज्यादा पिटाई का मजा आएगा। आप लोग को आने के बाद अफसोस नहीं हो रहा है ना कि क्यों आएंगे, क्योंकि आज ठंड के कारण कुछ लोग अब्सेंट है, तो आप लोगों को लग रहा है बेकारी। अगर ऐसा अभी भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों गेट खुला हुआ जा सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जबरदस्ती पढ़ाने का काम ही नहीं है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। जब आ गए हैं तो मजे से पढ़ लीजिए, जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए जी, बहरहाल आइए इधर, ये टेक्निक का काम यहाँ आएगा। अब जैसे मैं बोलूँ फंडामेंटल राइट्स, मुझे आप लोग बताइएगा कौन सा पार्ट, पार्ट 3 की पार्ट 2 क्या बोला था, टेक्निक क्या था, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एस एंड आर। तो बस एक शब्द में याद रखने दो, क्या था, यू कैन फ्लाई। ठीक है, यू कैन फ्लाई कहां, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी। तो सर यू मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी, सी मतलब सिटीजनशिप, नागरिकता, एफ मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 हो गया ये, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टेक्निक ध्यान रखना है, रटना है ही नहीं, जीवन भर रटते रह जाइएगा। रटने के लिए टेक्निक बताया था क्या, नहीं, सिंपल याद रखना है, पूरा सामने चलेगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। कौन सा शेड्यूल, कौन सा आर्टिकल है, एकदम 2 मिनट में बता दीजिएगा। तो यहाँ यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल कहाँ से, 1 to 4, इसमें कहाँ था 5 to 11, ये बच गया 12 to 35। अब यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब ये एफ को इस्तेमाल करना है, तो फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद क्या बोला था, लेकिन याद रखो मैंने बोला था यू कैन डायरेक्टली फ्लाई बोला था। अब जरा देखो तो टेक्निक पहले, तो सर जब भी ये वाला पार्ट डीपीएसपी, इसको कहां से गायब करोगे आप, पहले लिखे हो सब, अपना अपना कॉपी दिखाओ तो पहले। यार आप लोग ना मतलब ऐसे बोल रहे हैं, हाँ सर हाँ, जो बोल रहे हैं सही है बोल रहे हैं। आप दिखाइएगा कॉपी, कि तुम लोग कहीं वही लिख के बैठे हो मजे में, उसके बाद में पता चले कि पार्ट 3 पार्ट 4 कर दो। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लिख रहे हैं यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू यूपी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एसएनआर, तो उसमें बताओ डी का पार्ट 4 जाएगा कि पार्ट 3 जाएगा, जल्दी जल्दी। 4, और उसके बाद फिर आप जाएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा, जहां पे 4A आएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, और जब डीपीएसपी समझेंगे तो 36 से कहां जाएगा, 51। तो आर्टिकल 36 से 51, और उसके बाद मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या, 51A। और मैंने बोला जब भी संविधान में कहीं पे भी 51A मिला रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि पहले नहीं था, जिस समय संविधान बना था, बाद में उसको क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, इसलिए उसको कैपिटल ए में होगा, स्मॉल ए नहीं होगा। अगर कोई ऐसे लिख के आ गए हो तो समझना एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्लॉज और सब क्लॉज फिर चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप वर्ड यूज करेंगे तो कैपिटल ए में इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आप हेडिंग डाल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, और एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पूरा समझेंगे। टेक्निक को मैंने बोला था चिपकाने के लिए, रूम में चिपका के रखे हो नहीं रखे हो, आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। उस टेक्निक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएंगे। बहरहाल लिखिए, एक टेबल बनाएंगे। पहले टेबल कैसे बनाएंगे, ऐसे एक तरफ लिखिएगा फंडामेंटल राइट्स, दूसरी तरफ यहाँ डीपीएसपी,
और तीसरे तरफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों एक रो बना लीजिए। क्विक करिएगा, सुस्त मत रहिए। बना लिए पूरा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों बना के रख लीजिए पहले आराम से। लक्ष्मीकांत कोई लाया है आज? गुड, अभी काम आएगा मांगूंगा। चलिए अब एक कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ 1 by 1। आप मुझे बताना, जिन लोगों को बताया था ठीक है, इस दुनिया में छोड़ो, इंडिया में आपके पास 2 चीज कभी मत भूलना। एक आर्टिकल 32 और दूसरा 226। ये मैंने आपको एक बार जिक्र किया था, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, वेल डन। तो मैंने जिक्र ये किया था कि जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, इसका सिर्फ इस बात से मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझना, इसमें छोटे छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार, देखो कितने हैं नहीं है, सारा डिस्क्रिप्शन पार्ट बाई पार्ट आराम से कवर करेंगे। अगर आपके मौलिक अधिकार मान लीजिए 5 या 6 हैं, उसमें से कोई भी मौलिक अधिकार आपका वायलेट हो गया, मतलब आपका मौलिक अधिकार था कि आप भी सरकारी बस पे बैठ सकते थे, आप सरकारी बस पे बैठने गए। बिहार में सरकारी बस चलता नहीं चलता है? और बढ़िया से चलता है, टाइम पे चलता है। आप सरकारी बस पे बैठेंगे, कंडक्टर बोला उतर जा, बोला काहे तेरा चेहरा पसंद नहीं आया, मान लीजिए, तो क्या उसका मौलिक अधिकार मतलब वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल ब्रेक हुआ। भाई सब कोई बैठ सकता है, हमें क्योंकि आप काले हैं इसलिए आपको बैठने अगर नहीं दिया गया तो आपका क्या है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ भेदभाव हुआ। अब जब भेदभाव होगा, और ये हुआ है कौन से बस पे, प्राइवेट की गवर्नमेंट। तो जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, हमेशा अपना 2 हथियार याद रखना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है आपके पास 2 ही हथियार है, 2 वेपन है। पहला वेपन ये कि आप आर्टिकल 32 से सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मुंह उठाइए और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं कहां पहुंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाओ डायरेक्ट, बिना किसी से पूछे, ना हमसे पूछना ना किसी से। तो अगर आपके मान लो मैंने मौलिक अधिकार बोला, अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार हमें है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, हमारा अधिकार है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम बनना चाहते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई अगर बना रहा है तो हमारा अधिकार वायलेट हो रहा है कि माना जा रहा है, वायलेट हो रहा है। तो जैसे ही आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, फिर से क्या याद रखना है, मैं आपको इसलिए बार बार इस बात का जोर दे रहा हूं क्योंकि आम आदमी जो है ना, जो मैंगो मैन है, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम जाए कहां। बहुत लोगों को ये पता तक नहीं है बॉस, और उनके जाने के बीच के प्रोसेस में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो पैसा कमाकर और बर्बाद करते हैं। इसीलिए दलाल जनरली आप जाएंगे कोर्ट में जाने से पहले अधिकतर लोग घबराते हैं, बुझा रहा है, मतलब मारपीट के समय बोल देंगे चलो कोर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद 1 कट्ठा इसका भी बिकेगा, 2-3 कट्ठा इसका भी बिकेगा, बुझा रहा है, तब दोनों का दिमाग थोड़ा ठंडा आ जाएगा। तब ठंडा होने के बाद क्या बोलेगा, चलो बाहर समझौता कर लेते हैं। ये काम पहले करना था, लेकिन जब तक बिकेगा नहीं ना तब तक शांत लोग होने वाले नहीं है। यही लॉजिक है सबसे बड़ा, पहले कपार फाड़ेगा एक दूसरे का, अजीब सा मतलब लॉजिक। उस समय क्या हम है, जैसे ये जा रहा था पहले बेचारा अच्छा वाला दोनों लाइफ जी रहे थे, केस के चक्कर में ऐसा हुआ कि ना धोती का ध्यान है ना कुर्ता का ध्यान है, पूरा सर हालत खराब हो चुका है। लास्ट में दोनों भाई बहन, देखिए इतना प्यार हो जाएगा दोनों में, तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कोर्ट का डिले होना उसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोग का जो है ना हृदय परिवर्तन कम से कम हो जाए, बुझा रहे मेरी बात। लेकिन ये बहुत लंगड़ा कारण है, बट फिर भी ये कारण है, मतलब ये बहुत बहानेबाजी वाला कारण है। बहरहाल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फंडामेंटल राइट जैसे ही वायलेट हुआ है तो बस चुपचाप आर्टिकल 32 आपको ये पूरा हक देता है कि आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ यही नहीं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन घुमाएगा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर देता है कि कोई आदमी का अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है तुरंत एक्सेप्ट करे और
फंडामेंटल राइट्स अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, और मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पे हैं और देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो खुद उसको बोलते हैं सुओ मोटो, और सुओ मोटो का मीनिंग होता है स्वतः संज्ञान। सुओ मोटो बार बार जिक्र होगा, अरे बार, और इतना बार द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको परेशान करेगा ये बार बार। सुओ मोटो का हिंदी मीनिंग होता है स्वतः संज्ञान। पहले समझ लो मजे से, एकदम कोई लोड ही नहीं लेना, पूरा नोट्स बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ लो, किताब में तो लाखों चीज लिखा हुआ है, ये है। किताब से पढ़कर कोई सेल्फ स्टडी से पढ़कर आईएएस नहीं बनता है, वो सब झूठ के चक्कर में कभी मत पढ़ना, बर्बाद हो जाइएगा। समझ रहे हैं? वो सब बोलने में ठीक लगता है कि सेल्फ स्टडी से दंगल मचा देंगे, इसीलिए डेटा पे ध्यान रखिए, किसी की बातों में ध्यान में। डेटा यही है कि सेल्फ स्टडी बोलना ठीक लगता है, बहुत रेयरेस्ट है, ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप मान लो करते भी हो, तो आप जिस रेस में जा रहे हो उस रेस में अगर 99 लोग, 100 लोग हैं, 99 लोग और कोचिंग करके और आप अकेला सेल्फ स्टडी करके गए हैं, तो आप धुआं मचा के आइएगा कि आपका धुआं मच जाएगा, आपका धुआं मचिए जाएगा। इसलिए जहाँ पे 99 लोग पढ़ के पहले से आए हैं उनके लिए आसान हो चुका है, तो आप कितना भी लिखिएगा तो ऑलरेडी उनका हो जाएगा सिलेक्शन पहले। इसीलिए लॉजिकली दिमाग में रखिएगा, सेल्फ स्टडी सिर्फ टॉपर इसलिए बोलते हैं कि आपको बस खुश रखें, आप खुश रहिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। बिना मदद लिए नहीं बन सकते आप। और अगर कोई का बहुत अच्छा दृढ़ शक्ति है, इतना दृढ़ शक्ति है, फिर भी आपको मैं इसलिए समझा देता हूँ कि उस सब बातों में मत आइए कि 3000 में तुमको आईएएस बना देंगे, मजाक है, 7000 में आईएएस बना देंगे। देखिए सर, बिजनेस करना अलग होता है और प्रैक्टिकली बात सोचना अलग होता है। हम भी फ्री में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी फ्री में पढ़ा देंगे, हम भी 400 में पढ़ा देंगे, हम भी 1000 में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि सर अगर आपको पता है कि कोई चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं 400 में सिर्फ हम ये बोल के अपना मार्केटिंग कर दे कि पढ़ा रहे हैं, और जितना मन है उतना, क्योंकि 400 जब भी आप दोगे तो आपका हक बनता नहीं कि आप पूरा कुछ पूछ पाओगे। और जैसे ही आप पूछना चाहोगे ना बीच में, वो बोलेगा 400 में सब सोचता रहो। आप समझ पाए मेरी बात? तो सर मुझे याद रखिएगा, मैं भी चाहूँ मैं भी आराम से, वो अपना मार्केटिंग के लिए फ्री में, और क्योंकि देखो जो मदद किसी का रियल में करता है उसको प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अगर 1000 स्टूडेंट आ रहे हैं तो 1000 में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिनका प्रॉब्लम होगा, भाई उनको बोल देता हूं मैं, हर किसी को ऑलरेडी बोल दिया हूं कि किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पढ़ाई से रिलेटेड या पैसा से रिलेटेड, तो उसको दिक्कत नहीं है, उसको मैं माना, मतलब उसको क्या है, जितना हो सके उतना उसको एडजस्ट कर दूंगा, बात खत्म है। जो इतना दे पे, इसलिए मैंने कोई फिक्स रखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जब करते हैं मदद के अलावा प्रमोशन, तो प्रमोशन होता है कि 400 में ले लो, अपना बिजनेस बढ़ा लिया, बात खत्म। लेकिन ध्यान रखिएगा, पढ़ना और डिटेल पढ़ना, आईएएस में वक्त लगता है, आपको उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। हम कितना भी कह ले, और मैं भी बोलूँ आपको, जब भी कोई बोले ना हम फ्री में पढ़ाएंगे, मैं भी बोलूँ मत पढ़िएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इस दुनिया में फ्री की वैल्यू नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, चाहे वो मैं क्यों नहीं हूँ, चाहे कोई और क्यों नहीं हो, सिंपल सा लॉजिक है। बोर हो रहे हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। मैं अपना भी नाम बोल रहा हूँ, इसीलिए जब बहुत किसी की मजबूरी हो और देख के पता चल जाता है किसकी मजबूरी है किसकी मजबूरी नहीं है, और जब कोई फ्री में बोलो उसको बोलो नहीं पैसा दे के पढ़ेंगे, क्योंकि आपका हक रहेगा, अपने हाथ में हक रखो कि हम दिए हैं पैसा तो हमारा हक है कि हम पूछ पाएंगे। और जैसे ही आप 400-500 3000 के चक्कर आइए, 3000 में जिंदगी भर, 3000 में जिंदगी भर, जैसे ही पूछने जाएगा कहेगा 3000 में कितना साल पढ़वा हो। अब ये आप समझ, जीवन भर पढ़ने आए आपकी, पूरा 1.5 साल जान लगाओ जी तोड़ के और निकलो यार, जीवन भर थोड़ी ना पढ़ने आए हैं। यहाँ पे जीवन भर पढ़ने आना होता तो फिर क्या ही लॉजिक है, आईएएस बन जाओ, उसके बाद पढ़ते रहना। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुओ मोटो, कि बेटा देखा कि यहाँ पे हनन हो रहा है। जैसे आपको याद है लॉकडाउन के समय लाल किले पे बहुत ज्यादा उपद्रवी किसान विद्रोह के समय पूरा लाल किले को तहस नहस किया गया था, आप लोगों को याद है कि नहीं है, भूल गए क्या? बहुत, हाँ, जाकर बहुत सारे झंडा हटा के फिर कुछ अलग तरीके से किया गया, हालांकि वो राजनीति था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से, सुओ मोटो से बोला कि फंडामेंटल राइट्स बहुत लोगों का, प्लस भारत का जो जिस तरीके से अवहेलना किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वो केस अपने पक्ष में ले लिया और बोला कि हम ही खुद एफआईआर करके और हम लोगों के खिलाफ क्या करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, बात खत्म। तो सर आर्टिकल 32 आपको ये भी हक देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा मुझे आप कॉमन सेंस से बताओ, और 226 ये हक देता है कि आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट। क्या सुन रहे हैं आप लोग? अब मान लो आप दिल्ली में हो, कहां हो? तो दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जो नजदीक पड़े पहुंच जाइए, बस सिंपल सा लॉजिक है। बिहार में है तो आप हाई कोर्ट में, पहले दिल्ली जाने से पहले हाई कोर्ट में पहुंचेगा ना। लेकिन अगर आप दिल्ली में कोई है तो उसके लिए इजी कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट में क्या लगा, सीधा पहुंचो ना ऊपर बॉस के पास। और सर बॉस जब आ गए तो कहने का लॉजिक है
32 और 226 पूरे फंडामेंटल राइट्स में ये दोनों चीज़ दिमाग में गांठ बांध करके रखना, ये लाइफ में बहुत काम आएगा। तो आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है कि इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड देन यू कैन गो टू द कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। फिर से, और आर्टिकल 226 से आपको हक देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। बात खत्म, क्लियर है जी। अब ये दो चीज़ पहले बता देना इसलिए क्योंकि बार बार मैं जिक्र करूंगा केशवानंद भारती केस, बहुत केशवानंद भारती केस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे लैंडमार्क डिसीजन है पॉलिटी में। अगर कोई केशवानंद भारती केस नहीं जानता है तो वो पॉलिटी को कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ध्यान में रखिएगा इस बात को। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जब आपने टेक्निक बना लिया तो कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं और इसको लिखते हैं। पहली बात, कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस समझना है ना, उसको एक पैटर्न बनाता हूं मैं। देखो, अगर हम देखें तो पहला हमारे पास एक घर होना चाहिए। घर होना चाहिए मतलब यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, मतलब एक क्षेत्र होना चाहिए। अगर घर हो गया तो हमारे पास नागरिकता भी होना चाहिए, उस घर में रहने का हक। तो क्या हो गया, सिटीजनशिप। और रहने का जब हक हो गया तो उस घर में रह रहे हैं तो कुछ हमारा मौलिक अधिकार भी तो होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारा कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए कि कोई गेस्ट अगर आए तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया कि अगर आप आए हैं, आप सोचो ऐसा नियम रहता है कि जो भी गेस्ट आएंगे उनको झाड़ू लगा के जाना है आपके घर में। पहली बात तो कोई गेस्ट आएगा नहीं, लेकिन ऐसा नियम है कि अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उसके बाद जहाँ पे भी वो बैठे हैं उनको तहजीब नहीं है। अगर जूता पहन के आ गए, उसमें इतना पाँख लगा के आए, पूरा फैला दिए, घर में जो अमृत थी अमृत फैला दिए, तो क्या करना है, गेट लॉक करना है और वहाँ लिख देना है, नियम यह है कि जो भी गेस्ट आएंगे वो झाड़ू मार और पोछा मार के जाएंगे। अब समझ रहे मेरी बात, मतलब कहने का ये आपने एक मूल कर्तव्य आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका घर है। जब आपका देश है तो कंट्री भी अपने हिसाब से नियम, लॉज, कानून अपना एस्टैब्लिश कर सकती है। यस और नो? तो अब इधर पॉइंट लिखिए सबसे फर्स्ट, कुछ इसको मिटा देता हूं मैं, फिर इसमें एक पॉइंट डालिएगा। जो जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको यहीं पे लिख लीजिएगा, तब मजा आएगा। अच्छा, मुझे कोई एक और बात बताएगा, अगर बता सकता है तो। अधिकार जो है, राइट्स, कॉमन सेंस से बताना। अधिकार एक ही टाइप का हो सकता है फंडामेंटल राइट्स की, और भी अधिकार हो सकते हैं? अधिकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसा ये भी अधिकार है लोगों का कि सुबह 3 बजे जाके बियर पी के सो जाएंगे। भाई एक नॉर्मल कहने का सेंस क्या है कि 3 बजे जाकर और दारू पी के और सोए रहेंगे, पटाए रहेंगे, कौन रोकने वाला है? कोई रोकने नहीं। गाना भी आया क्या, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, गाना भी उसी हिसाब से आ रहा है, ठीक। आंटी है नाराज लेकिन फिर भी पार्टी अभी है बाकी है। ये जो तरीका है ना, ये बहुत गलत है। बहरहाल अधिकार अलग अलग टाइप के होते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला फंडामेंटल राइट्स के पास लिख लीजिएगा पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। और ये मुझे समझाने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्निक आपके पास ऑलरेडी है। जब जब मैं बोलूं, चैप्टर्स जो भी स्टार्ट करूं, ऑटोमेटिक आप उस टेक्निक से कैच कर लीजिएगा कि सर आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। चलिए, तो पहला इधर लेफ्ट साइड में लिखिएगा सोर्स। फैक्टर कुछ इधर लिख लेंगे, फैक्टर कुछ इधर। इधर फंडामेंटल राइट्स, यहां पे लिखिएगा फैक्टर, ठीक है। अब फेयर बनाने वाले को लगेगा उफ गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया। फैक्टर में क्या क्या लिख लेंगे उसके हिसाब से देख लेंगे। पहला लिखेंगे सोर्स। पहला क्या है? सोर्स। सोर्स मतलब क्या है? स्रोत। तो लॉजिक कहने का मीनिंग है कि सर फंडामेंटल राइट्स कहां कहां से लाए हैं, कहां से नहीं लाए हैं, उसको थोड़ा ध्यान देखना है ना, कि फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है। तो पहला पॉइंट, सोर्स का मीनिंग समझ रहे हैं? अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, इधर देख लो। जवाब नहीं देने वाला हूं मैं, आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि टेक्निक बता चुका हूं मैं, जिन लोग को बता चुका हूं। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, कौन से कंट्री से? वो टेक्निक याद करो। एलएसडीपी इज नंबर 1। और क्या क्या था जल्दी बताओ? पार्ले बिस्किट। और क्या था जल्दी बताओ? देखिए, रिवाइज नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा, पढ़ने में बेकार लगेगा फिर। अब टेक्निक आपको क्या था पहले समझना है ध्यान से। टेक्निक जो आपको लिखवाया था उस टेक्निक में देखिए पूरा जाकर, पहले टेक्निक देखो जल्दी से खटाखट, कम से कम इस बहाने आप पलटोगे, नहीं तो खाली रटोगे ये यहाँ से लिया गया वहाँ से। रटने से कुछ नहीं होगा भाई, कितना भी रट लीजिए, यूपीएससी में आपका रटा हुआ कुछ काम ही नहीं आने वाला है। रेलवे वेलवे तक चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, बाकी आपको यूपीएससी में कभी भी रटा हुआ कहीं से कोई चीज़ काम नहीं आने वाला, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें कहीं है फंडामेंटल राइट्स का जिक्र, 3 टेक्निक या 4 टेक्निक होगा।
यूएसए में जो टेक्निक लिखा गया जिसमें जज का रिमूवल वगैरह होगा सब कुछ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, बिल्कुल। अब इधर ध्यान से देखना, उसमें ऑलरेडी जब भी आप फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करेंगे पहला यूएसए लिखना, और जहां पर जो टेक्निक है उस टेक्निक्स के अंदर जहां पे आप लिखे हैं रिमूवल ऑफ जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट वाला, वो सब कुछ उसमें ऑलरेडी वहां पे ऐड कर लीजिए FR करके, वहीं पे फंडामेंटल राइट्स में वहीं ऐड करिएगा टेक्निक में। बाकी यहाँ तो आप लिख ही लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, अब देखो ये फंडामेंटल राइट्स लिया गया है कहाँ से, यूएसए से, लेकिन जब हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग बहुत जगहों से लिया गया है। उसमें 1935 का एक्ट भी है, बहुत सारा नियम है, वो हम लोग उधर देख लेंगे हिस्ट्री के पार्ट में जब जाएंगे तब। यहाँ पे याद रखना कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। दूसरा, अब आप मुझे बताओ डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। एलिस डीपी इज नंबर 1, तो एलिस डीपी इज नंबर 1 आयरलैंड। तो सर ये आपको डीपीएसपी कहाँ से मिल गया, आयरलैंड। सारा मजा यहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में, और डायरेक्टली नहीं पूछा था, घुमा के पूछा था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो मिला गया है वो मिला गया है रसिया से, जो कि पहले यूएसएसआर था, जो आपको ऑलरेडी आईआर में थोड़ा जिक्र है ही। एक शब्द बार बार आपको मिलेगा, जिस शब्द को यहीं पे समझ लीजिएगा, उसको बोलते हैं अर्स्टवाइल। ये बहुत बार मिलेगा आपको, ERSTWHIL, अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मीनिंग होता है कि कोई भी कंट्री जो पहले किसी और नाम से था अब किसी और नाम से आ गया है। जैसे पहले पूरा एक नाम था, क्या बोलते थे, यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ आप लोग हिंदी में बोलते ही थे। उस सोवियत संघ का नाम चेंज होकर क्या आ गया, रसिया। तो हम इसीलिए बोलते हैं अर्स्टवाइल रसिया, क्योंकि जब लिया गया था उस समय क्या था, यूएसएसआर था। इसीलिए अगर आप रसिया भी बोलते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि आप अर्स्टवाइल रसिया लिखें। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मूल कर्तव्य है, वो कहाँ से लिया गया है, रसिया से। एक तरीके से अभी इतना दिमाग में डाल दीजिएगा। क्लियर है? तो रिपीट करना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से मिला, यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ, रिपीट करना तेजी में, रसिया से। आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए। यहाँ तक क्लियर? तो पहला हमने फैक्टर में देखा सोर्स, दूसरा डालिए, इसको ऐसे कर लीजिएगा, दूसरा फैक्टर डालिए सोर्स के बाद ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, ध्यान से देख लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, समझना। कोई नहीं, अभी आए हैं, अभी से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर समझना। मुझे बात बताना, ऑब्जेक्टिव जब भी मैं बोलूँ ना कि देखो हर मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या हो सकता है, या डीपीएसपी का उद्देश्य क्या हो सकता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य क्या हो सकता है, समझना जरूरी है। तो पहले मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यूएसए से, डीपीएसपी आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से, रसिया से। ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण यही समझा देता हूँ, क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ जनरली हर किसी को रिजर्वेशन समय, जब आरक्षण पढ़ाता हूँ तब, या LGBTQ पढ़ाऊंगा तब, लेकिन उसको पहले ही बता देता हूँ। सुन रहे हो? तो ऐसे एक बात याद रखना, आप मुझे बताओ, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हुआ जैसे एक आदमी बस पे चढ़ा, बस वाले ने उसको चढ़ने नहीं दिया, मना कर दिया। ठीक है जी। अब इसने जाकर, इसके पास 2 हथियार है, कौन कौन से, 32 to 26, ये दोनों में से कहीं भी जाएगा। अब मान लो इससे सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने लव लेटर लिखा किसको, बिहार गवर्नमेंट को, कि बेटा किसी पर्टिकुलर आदमी का वायलेट हुआ है क्या, मौलिक अधिकार, चुपचाप बस पे चढ़ाइए, नहीं तो बस हम उतार देंगे। मतलब एक नॉर्मल समझने की दृष्टि से। तो लॉजिकली कहने का क्या मीनिंग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, लेकिन वो आदमी कहीं जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, और पर्पस होगा, हो सकता है वो बोले कि हम उत्तराखंड जा रहे थे, उत्तराखंड में हमारा होटल बुक था, हमको वहाँ रहना था, हमारा बिजनेस पर्पस का काम था, हमारे इतने का नुकसान हुआ है, दीजिए, बोल सकता है वो। पहले ही क्लियर कर देता हूं, फंडामेंटल राइट्स में मुआवजा कभी नहीं मिलता है, दिमाग में रख लीजिएगा। मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको यह हक देता है कि आपके साथ बस पे चढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कंडक्टर ने बोला आप काले हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फैसला ये सुनाएगी कि आपको बस पे बाइज्जत चढ़ाया जाएगा, लेकिन आप मांगेंगे कि मुआवजा दीजिए, तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो मौलिक अधिकार, मुझे बताना कॉमन सेंस है, क्या मौलिक अधिकार से आपका पेट भर जाएगा, नहीं बढ़ेगा।
यही क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स इज पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिकल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स एक राजनीतिक अधिकार है या एक आर्थिक अधिकार है? पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि सर आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट से आपका पेट उठ नहीं भरेगा, सारा पेट भरने के लिए कुछ अलग व्यवस्था है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हक मिल जाएगा कि कोई बात निकाले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और दिल वाले हैं तो आप कहाँ बैठ जाइए, बस में, बात खत्म। अब आप बोलिएगा नहीं नहीं हमारा तो मुआवजा के चक्कर में 3-4 गो और मिल जाएगा उसके बाद वो अलग। तो कहने का लॉजिक क्या दिमाग में यही क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, कि आपका हक आपको मिल जाए बस। अब आप बोलिएगा हमको मुआवजा प्लस इंटरेस्ट रेट और ब्याज रेट मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट खोपचे में ले जाकर 2 बार आपको समझा देगी, समझ में आ जाएगा। आप समझ पा रहे? अरे बोल रहे हो तो बोल देना यार, ठीक है, आप समझना ध्यान से। तो फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिटिकल राइट्स, यहां लिख लेना। इसका राइट्स क्या है? पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट इज अ पॉलिटिकल राइट। वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हक देता है। इससे जेब में पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे, जो लगाए वो भी डूब जाएंगे। भाई अगर आप जाते हो हाई कोर्ट भी जाओगे तो खर्चा आप ही का लगना है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो देगा। आप हाई कोर्ट अपने ऑटो का किराया, चाहे बस का किराया, जो भी हो, जैसे भी जाओ, आप ही का लगना है। तो फंडामेंटल राइट सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है बॉस, जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप जाएंगे तो लगेगा कि यार फंडामेंटल राइट्स नहीं भी होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़िए झगड़ के उससे ले लेते हैं। लॉजिकली फंडामेंटल राइट जितना अच्छा आपको दिखाया जाता है उतना अच्छा नहीं। और यही फर्क होता है मैंगो मैन में और एक IAS ऑफिसर की तैयारी में। जब आप मैंगो मैन जो होता है, आम आदमी जो है, उसको लगता है अरे मौलिक अधिकार है हमारा, अरे घंटा कुछ नहीं होगा तुम्हारे मौलिक अधिकार से। असम में बिहारियों को पीटा गया, महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा गया। समझना, एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, नहीं तो पॉलिटी तो इतना मजेदार है ना, उसको अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो। नहीं तो लोग क्या रट लेते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, वायसराय कौन, हो गया राज्यपाल कौन, पॉलिटी खत्म, बात खत्म। पीटा गया जब बिहारियों को महाराष्ट्र में कि भागो यहाँ से, छोड़ के, हमारा राज्य है, तो क्या उनका मौलिक अधिकार हनन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। क्योंकि मौलिक अधिकार हमारा है राइट टू फ्रीडम। हम किसी भी पूरे देश में, अपने पूरे राज्य में कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं। एक्सेप्शनली जहाँ एरिया वो अलग है, हम कहीं पे भी जाकर बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं सकता। बट उसके बावजूद भी पीटा गया जब बिहार वाले को, तो सर 2 चीज़ हो, वहाँ से भागे सब लोग, और जब भागे तो उसके बदले उनको क्या मिला? सिर्फ एक ही चीज़ मिला, ठीक है कुछ नहीं तुम रह सकते हो यहाँ। लेकिन जो उनका बर्बादी हुआ, जो उनका घर तोड़ा गया, जो उनका नौकरी गया, जो उनका सब गया, उसका क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिन बाद समझ में आया लेबर लोगों को कि भाई कुछ होता जाता नहीं है मौलिक अधिकार। बस यहाँ क्या हो, जाके चिल्ला रहे हैं रोड पे, हमारा मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है। 2 बार में मौलिक अधिकार सारा खत्म हो गया और इन लोगों को एहसास हो गया कि बेटा ये सबसे कुछ नहीं होता जाता है, काम नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं चलेगा, हमें वही काम करना पड़ेगा। मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा केस लड़ने के लिए उन बड़े लोगों के लिए है जहाँ पे राजनीति का दाव पेच खेला जा सकता है। काम का क्या है? काम का ये है सर, DPSP। DPSP कैसे काम क्या बताता हूँ। DPSP पहले क्या है उसको थोड़ा हिंट यही दे देता हूँ, अगर सुन रहे हो तो जोर से बोलो यस और नो, जोर से यस और नो, रिस्पॉन्ड करते रहना, मजा आएगा। देखो अब मान लो ऐसे समझना आप, एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सरकार एक थी मान लो बीजेपी की, समझना अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बोला आज से रोड बनेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 साल में। कोई भी रोड, कोई भी सरकार अपने कार्यकाल में पूरा काम कंप्लीट कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 साल में इतना जल्दी कैसे काम हो जाएगा? तो क्या किया जाता है, आप सोचो कॉमन सेंस से। अगर मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि आज से रोड बनेगा दिल्ली से बॉम्बे और होते हुए कहाँ पहुँचेगा? बिहार। मैप जरा सोच लो। तो क्या जब ये प्रोजेक्ट देखा गया तो आइडिया लगाया गया कि 5 साल में कंप्लीट नहीं होगा, तो बोला गया 12 साल में कंप्लीट होगा, मतलब जो टाइम है 12 साल में। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि मोदी जी 5 साल बाद रहेंगे कि जाएंगे, लेकिन इन्होंने अगर बोल दिया है कि रोड बनेगा और मान लो नेक्स्ट ईयर कांग्रेस की सरकार आ गई, कह रहे बाट खत्म, जो जो बोला था मोदी यार खत्म करो। मैंने एक दहेज में सिंपल बस समझने के लिए। तो आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे देश का कभी भी डेवलपमेंट हो पाएगा? फिर कांग्रेस की सरकार गई, मान लो उसके बाद आ गए कौन? झाड़ू पार्टी। झाड़ू जानते हैं ना आप, समझ लीजिए आम आदमी आ गए। अब आम आदमी, अगर आम आदमी को जगह थोड़ी मिलता है, वो खिसका के पहुंचता है। आम आदमी को जगह नहीं मिलता, आम आदमी क्या लड़ते झगड़ते पहुंचता है।
वो फिर बोला जितना अगर हाथ छाप किया ये सब हटाओ, झाड़ू जो बोलेगा वही करेगा। तो लॉजिकली अगर ऐसे चले तो देश में कोई काम हो सकता है क्या? नहीं। आप कॉमन सेंस से सोचो ना, कैसे होगा डेवलपमेंट? हर सरकार का अपना अलग अलग पॉलिसीज है। इसीलिए कुछ तो ऐसा हो जहाँ पे लिखा गया हो और जहाँ पे बोला गया हो कि एक सरकार ने अगर ये काम बोल दिया तो कंप्लीट होना चाहिए। रेलवे मंत्री कोई और थे, उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट बनाया, किसी और पार्टी का रेलवे मिनिस्टर आ गया और वो प्रोजेक्ट को खारिज कर दे, तो सर वो तो सत्यानाश अलग हुआ, ऊपर से फिर आगे कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा काम। तो बोला गया एक ऐसा किताब बनाया जाए जिस किताब में लिख के पूरा पहुंचा दिया जाए कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण यहाँ तक हुआ है, इसका तय डेट ये है फलना डेट। ये सब काम आप ही लोग को करना पड़ता है, IAS ऑफिसर्स को। अरे मंत्री जो कुछ नहीं करने वाले हैं भैया, मंत्री से खाली साइन और अंगूठा मरवाइए, साइन भी छोड़िए अंगूठा, जैसे बोलिएगा साइन करिएगा, कहाँ पैड ले आओ। और आप IAS ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको सर साइन करवाना उनसे। तो कहने का क्या है, एक किताब बोला गया जिस किताब का नाम बोला गया DPSP, और DPSP इज ए गाइड बुक। अब मान लो कोई नया सरकार बन गया, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार बना है, उसको पता नहीं चल रहा है क्या करें। जैसे अफगानिस्तान में आयर पड़ा था, तो मैंने क्या बोला था, सरकार से पूछा बताइए ना क्या करें, तो कह रहे हमको भी नहीं पता क्या करें। समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान का सरकार बोल रही है आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए। इसीलिए DPSP को एक गाइड बुक का नाम दिया गया कि अगर किसी सरकार को ये पता नहीं है कैसे काम करना है या उसको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो DPSP में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो पिछले साल की चीज़ें ऑलरेडी की गई थी या किसी सरकार ने उसको निर्धारित किया था। तो बोला गया कि DPSP जिस तरह से, आप समझना, DPSP आपको अधिकार देता है कि अब सरकार क्या करेगी, रोड बनाएगी, रेलवे के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, या कॉटन इंडस्ट्री लगाएगी, या गाँव में कोई इंडस्ट्री लगाएगी। तो मुझे बात बताओ, जब इंडस्ट्री लगेगा तो उससे पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा आएगा प्लस रोजगार भी मिलेगा। तो मुझे बात बताओ, फायदे का फंडामेंटल राइट हुआ कि DPSP? तो इसीलिए पहले इतने याद रखना कि DPSP से जेब भरता है, फंडामेंटल राइट से जेब नहीं भरता। वो सुनने में ठीक लगता है। पहले क्लियर है? तो लिखिए DPSP में। अब हाँ, तो आप मुझे पहले ये बता दो कि अगर ये पॉलिटिकल राइट है तो क्या DPSP सिर्फ पॉलिटिकल राइट है? नो, DPSP पॉलिटिकल होने को होगा, इकोनॉमिकल भी तो है, क्योंकि इससे हमें जॉब मिल रहा है। तो DPSP में लिखोगे पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक, एकदम समझते जाना मजे से, नहीं तो बेकार हो जाएगा सारा काम। ठीक है जी। अब इसमें आप दो पॉलिटिकल को ऐसे लिखना, सोशियो प्लस इकोनॉमिक, सामाजिक प्लस आर्थिक। पॉलिटिकल का यहां वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। पॉलिटिकल लिखेंगे लेकिन पॉलिटिकल लिख के यूं करना, ताकि आपके दिमाग में रहे कि पॉलिटिकल सिर्फ एक कुछ सीमा तक कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट से ज़्यादा सर मैंने बोला ना कि पहले ये जैकेट अच्छा लग रहा था आपको, लेकिन अब आपने एक ऐसा जैकेट खरीदा जो उससे बेहतर है, तो उस जैकेट को क्या हम ऐसा बोलेंगे क्या कि ये जैकेट बिल्कुल रद्दी हो गया? नहीं, वो भी तो जैकेट काम का ही है, बस उससे बेहतर क्या हो गया ये। उसी तरीके से पॉलिटिकल राइट तो है, ठीक है, लेकिन इसका DPSP का ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है? सोशियो प्लस इकोनॉमिक, तो इसका महत्व ज़्यादा है। इसलिए DPSP इज अ सोशियो प्लस इकोनॉमिकल फंडामेंटल राइट्स जो आपको देता है। और ये याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सारी चीज़ें हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स है, उससे आपको कोई भी इकोनॉमिक आर्थिक लाभ मिलने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट बता देना तो समझ जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। पहले मूल कर्तव्य क्या है, मोटा मोटा मीनिंग समझा देता हूँ। मूल कर्तव्य का एग्जैक्ट मीनिंग सिंपल ये है कि सर आपको वो चीज़ करना चाहिए जो देश के प्रति आपकी भावना है। मान लो आप देशभक्त हैं, तो देशभक्त हैं तो आप उन लोगों का तो जरूर इज्जत करना चाहोगे जो देश के लिए प्राण दे दिए। मान लीजिए भगत सिंह अगर मैं नाम लूँ तो सर रिस्पेक्ट तो आएगा अंदर से, आके नहीं आएगा। अब जैसे बोला गया कि झंडा पे कोई पैर लगा दिया, वो भी देश के साथ बेइज्जती है, अच्छी बात वो भी नहीं है। तो बीच में बीजेपी ने बहुत सिखाया था, जैसे नियम बनाया था कि सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखने जाएगा तो पहले जन गण मन गाएगा। याद है कि भूल गए? इस पे बहुत आपत्ति भी हुआ, बहुत लोग बोलने भी लगे कि ये लोग हमको सिखाएंगे देशभक्ति। यार कम भक्तो, कम से कम तुम सोए हुए हो तो कुछ नहीं सही, लेकिन एक नियम याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में कभी भी आपको जबरदस्ती करना के लिए थोपा नहीं जाएगा। आपको बोला गया कि आप गाइए, बट ये कभी नहीं बोला जाएगा कि नहीं आप गाइए ही। आपको मन है तो आप खड़ा होइए, नहीं तो मन है नहीं तो मत खड़ा होइए। लेकिन एक देश के नाते अगर आप खड़ा भी हो जाते हो क्या फर्क पड़ता है यार।
पूरा जीवन तो अपने लिए जीते हो। और याद रखो, किसी इंसान का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉलिटी इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि किसी इंसान का कोई, आपका और हमारा क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं है सिवाय इंडियन के। अगर हमारे माथे से इंडिया का टैग हट जाए तो हम क्या है? घुमंतु भोटिए हैं। व्हाट द हेल वी आर? नथिंग। तो सर हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ पहले किससे है? देश से। भाई देश है तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं तो इंसान तो पहले भी थे, आदि मानव पहले भी थे जो घूमते रहते इधर उधर। उनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज हम जानते कि XYZ इस कंट्री का पर्टिकुलर इंसान है। तो कहने का लॉजिक क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज कभी भी जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपको निभाना चाहिए। जैसे अब आप गए, कुछ लोगों का आदत है, आप गए लाल किला घूमने, थूक दिए उधर ही। तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी देश की धरोहर है, उसको आप क्या करें? नीट एंड क्लीन रखें। मेट्रो जब आप जाते हैं दिल्ली में, मेट्रो तुम गए ना, तो मेट्रो में जाएंगे तो इतना साफ सुथरा रहता है कि थूक पे के दिखाइए जरा, गर्दन मरोड़ के सर उधर सीधा कर देगा। वहाँ कोई गर्दन मरोड़ने वाला भी नहीं होता है, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को इतना साफ सुथरा किया, उसने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया कि आपको गंदा करने में शर्म आएगा। और आप बोलते हैं कि यहाँ पे बिहार में, यही बिहार के लोग यहाँ के ट्रेन में थूकेंगे और बाहर जाएंगे तो नहीं थूकते हैं, क्योंकि वहाँ पकड़ के कोहनी से 3-4 बार लगाया, उसके बाद सुधर गए। हरियाणा में आप जाएंगे, हरियाणा में रहा वहाँ फरीदाबाद में, दारू पी के वैसे ही होली में सब टूल रहता है, सब लिए जा रहा, लात गुस्सा सब पड़, कोई इसको। हम अपना कल्चर जिस तरीके से बाहर बनाएंगे वैसा ही लोग हमको ट्रीट करेगा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग, मेट्रो से एक चीज़ हमेशा सीखिएगा कि जीवन में किसी को सुधारने से कुछ नहीं होता है, आप अपने आप को इतना बेहतर कर लो कि आपको देख के सब बेहतर हो जाए। मेट्रो ने किसी को सुधारा नहीं, मेट्रो वाला कभी बोलता भी नहीं है, ना कोई स्टाफ है वहाँ पे। मेट्रो वाला सिंपल एक चीज़ उसमें इतना साफ किया कि आप जब खाओगे ना, अगर मिक्सचर का पैकेट पाकिटे में रखोगे नहीं तो बेगे में ठूसोगे, वहाँ फेंक नहीं सकते आप। कहीं जैसे ही फेंको इतना साफ सुथरा कि आपको लगे यार क्या गंदा करे, और अगर आपने गलती से फेंक भी तो 4 आदमी घूर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? और आजकल सबसे इजी चीज़ है वीडियो बनाइए, कोई सेफ नहीं है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप हो सकते हैं। बट एक इंसान के नाते आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता ये है कि क्या इन्फोर्सेबल है? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पूछता है। अभी दिखाओगे, अभी प्रीलिम्स का सिर्फ एक टेबल से 6 क्वेश्चंस निकलेंगे आपको गारंटीड। जो अभी मैं पूरा टेबल कंप्लीट कर लेने दो, पूरे यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक टेबल से 6 क्वेश्चन जाएंगे गारंटी। और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए इस टेबल के अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, बाकी मेंस के लिए तो पूरा डिटेल बताएंगे। तो यहां तक मैंने बोला फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्या ये पॉलिटिकल राइट्स होगा? है ना? तो बोलो, लिखो पहली बात, ना पॉलिटिकल ना इकोनॉमिकल। एक पॉइंट लिख लो, मोरल इन नेचर। मोरल जानते हैं ना? नैतिक। तो मोरल इन नेचर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये एक नैतिक सिद्धांत है, एक नैतिक चीज है जो आपको और हमको फॉलो करना चाहिए। 3rd पॉइंट लिखिएगा नीचे, 3rd 4, यही मेन फैक्टर है। ठीक है, बता देता हूं मैं। जो है पॉलिटिकल राइट नहीं, मैंने बोला, सुनिए ध्यान से, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम रखिए, मैं अभी बता देता हूँ। इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर मैं एक ही साथ बता देता हूँ, ठीक है? पहले यहाँ लिखिए इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का पहले मीनिंग समझ लो, ठीक है? उसके बाद फिर मैं इकट्ठा बता दूंगा। इन्फोर्सेबल का मोटा मोटा मीनिंग समझो कि कोई चीज हम इस बेसिस पे लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब आपके पापा ने बोला कि बेटा सुन भाई, आज से 4 बजे तुम जाओगे तो किसी भी तरीके से 7 बजे तक आ जाओगे, और ये नियम आपको पता है पापा का है, तो ये ज़बरदस्ती आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? नहीं मानिएगा तो आपको पता है बिहार के गार्जियन का आपको पता है, उठा के फेंक देंगे। समझ में मेरी बात? यहाँ पे वो मरम्मत नहीं चलता। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग इन्फोर्सेबल का सिंपल एक ही मीनिंग है कि आप किस बेसिस पे किसी कानून को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। एक फैक्टर और लिख लो नीचे, इसको थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, ये इतना छोड़ देना अपना। और चौथा फैक्टर लिखना जस्टिसिएबल, ताकि मैं इकट्ठा एक ही साथ आपको बता दूं। जस्टिसिएबल का भी मीनिंग बता देता हूं, पहले लिख लीजिए। 1 बाय 1 सारा इकट्ठा एक ही जगह समझ लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इससे आप बच नहीं पाएंगे। यूपीएससी का भी छोड़ेगा नहीं आपको, सबसे फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। अरे सुस्त मत होइए आप लोग, सब ठीक हो ना? नहीं तो सामने से सब उधर सो गया,
कंटिन्यू। देखिए, इन्फोर्सेबल का मोटा मोटा पहले मीनिंग समझिए। मैंने बोला क्या फंडामेंटल राइट यहां सामने है के बेसिस पे, फिर से बोल रहा हूं, क्या फंडामेंटल राइट के बेसिस पे कोई भी कानून बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? फिर से बोल दे रहा हूं, फिर से सोच लेना। इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए और वहां पर होगा लोग साइड। थैंक यू। थोड़ा और उसको हटा, इसको आगे कर दीजिए पहले तो उसको थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, ध्यान से समझिएगा। अब पूरा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। समझिए, पहला मैंने बोला क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, अब सोचिएगा, रटी ऐसे नहीं, आईएएस ऑफिसर से आप लोग तो उस तरह से एक आंसर दीजिए, ये नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर गलत है ना, ये मत करिएगा, ये बहुत तुच्छापन होने लगता है। क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे कोई कानून बनाया जा सकता है कि नहीं? आपका अंदर का मन क्या कहता है उस बेसिस पे थोड़ा सा अभी सोचना, मैं बताऊंगा बट आप कॉमन सेंस से सोचना। सिर्फ व सिर्फ मौलिक अधिकार के बेसिस पे कोई कानून बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अब 2 मिनट रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन, पहली बात तो क्या सिर्फ व सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे किसी को न्याय दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? बहुत बढ़िया। अब यहीं पे क्लियर कर लो, यहीं समझ लो, क्योंकि अंदर का जो मन आपका चाहता है उस मन के चाहने से क्या होता है जो सही है वो सही है, और इस क्वेश्चन से मैक्सिमम लोग गलत करते हैं क्योंकि मन कुछ और चाहता है और होता कुछ और है यहीं पे। और आपको खुद ब खुद एक पॉइंट के अंदर आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं फंडामेंटल राइट के बेसिस पे इन्फोर्सेबल में ऐसे लिख रहा हूं और उसको आप ऐसे समझना कि हम इन्फोर्सेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऐसे ई, और ई का मीनिंग में अलग अलग लिख रहा हूं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। हिंदी क्या है आप जानते ही हैं, लेजिस्लेटिव विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक मोटा मोटा मीनिंग समझा देता हूं पहले, हम लोग जान तो लेते हैं लेकिन मोटा मोटा मीनिंग पहले समझ लो, नहीं तो काम हो जाएगा बेकार। आप ऐसे समझो, विधायिका सिंपल वो है जो कानून बनाएगा, ठीक। एग्जीक्यूटिव वो हो गया जो उसको कार्यान्वित करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और सर एक एग्जांपल से ऐसे समझ लो कि मान लो विधायक जी हैं, विधायक जी ने एक कानून बना दिया, उस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर्स का है, आप लोग का। आप लोग होगा एग्जीक्यूटिव। और मैंने जिसको बताया था एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। तो अभी के लिए मोटा मोटा मीनिंग कि विधायक जी हो गए क्या आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कौन हो गए आईएएस, और जुडिशियरी में आपका न्यायपालिका में कौन हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारा कुछ। यहाँ तक क्लियर है? जोर से बोले ऐसा नो। और यहाँ पे आप समझना कि अब मैंने बोला कि क्या हम इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी एक बेसिस पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से यस, और यस लिखने के बाद LEJ पहले कर रहा हूँ, वहाँ पे आप इन्फोर्सेबल भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। सर सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के बेसिस पे हम बिल्कुल कानून बना सकते हैं। कारण ये क्योंकि सर मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और वो परमानेंट है। मतलब अगर राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी का अधिकार, तो वो आपका आपसे कोई हक छीन नहीं सकता। तो मैंने क्या बोला कि मौलिक अधिकार दिखने में और वो है पावरफुल, इसमें कोई बात, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपका उससे कुछ पैसे का सिर्फ फायदा नहीं होगा, लेकिन सर आपके पास फिर भी हथियार तो है कि कोई अगर आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप पहुंच सकते हो। और किसी लॉ के साथ तो नहीं है, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको कुछ और कर दिया, अगर वो मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है तो आप क्या कर लोगे उसका? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि अगर आप राह चल रहे हो, किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब आपको एक कॉमन सेंस सोचना है कि कौन सा मौलिक अधिकार वायलेट हुआ है। और मौलिक अधिकार अगर वायलेट भी हुआ है तो सर आप जब तक जाओगे तब तक नहीं जाओगे, ठीक है, लेकिन आपके पास हक तो है कि आप सुप्रीम कोर्ट या कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट। लेकिन अगर इधर देखो, डीपीएसपी के कारण आपका पेट भर रहा है, नौकरी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बात तो सही है, लेकिन डीपीएसपी कोई भी अभी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाइंडिंग नहीं है। सरकार अगर चाहे तो डीपीएसपी की बात मानेगी, नहीं तो नहीं मानेंगे। सरकार ने बोल दिया मैं नहीं मान रहा, तो कोई जबरदस्ती करके आप नहीं मना सकते उसको।
इसीलिए डीपीएसपी के बेसिस पे सब कुछ काम नहीं होता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला था कि कॉटेज इंडस्ट्री लगाइए, कॉटेज इंडस्ट्री लगाइए। हर गांव गांव में क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, जिसका चरखा सबसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था उस समय के हिसाब से। लेकिन सरकार ने क्या बोला, हम नहीं मानते। और जब सरकार क्यों नहीं मानते और आप जबरदस्ती क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार को चुना किसने, आपने। अरे सर दिल्ली वाला कॉन्टेक्स्ट समझो मजे से। मैंने क्या बोला, सरकार पीएम कौन बनाए, हम और आप। और अब आप सरकार को क्या बोल रहे हो इधर कि आप वो करिए जो डीपीएसपी के किताब में लिखा है। तो अगर सरकार को उसी के अकॉर्डिंग चलना था तो फिर हमने उनको क्यों जिताया। कुछ कॉमन से समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको दिल्ली वाला एग्जांपल दिया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या है, सीएम, उनको भी लोगों ने जिताया है। लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी है तो उसमें क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो सारा डिसीजन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ले रहा है, तो फिर यही तो क्लेम अरविंद केजरीवाल ने किया, तो फिर मैं जीत के क्या कर रहा हूं। अगर मुझे लोगों ने चुना है तो मेरे पास पावर होना चाहिए कोई डिसीजन लेने का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो कोई नहीं चुना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्शन से नहीं है, वो क्या है, अपॉइंटेड है। उसको केंद्र ने अपॉइंट किया है कि बेटा आप वहां जाके देखिए। उसका इलेक्शन हुआ है क्या, नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो लॉजिकली सिंपल आप ऐसे समझिए कोई भी चीज कि डीपीएसपी से हम बोल तो सकते हैं कि जो पीछे सरकार काम किया वो आप फॉलो करिए, लेकिन आपके मन के मुताबिक। अभी के जो है प्रेजेंट में आपको लगता है कि वो डीपीएसपी को फॉलो करेंगे, आप समझ रहे। अभी अगर, इसलिए मैंने बोला कि आप जब आईएएस बनते हो तो आईएएस का सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी में ही सारा मजा है सर। और जितना कम एज में आईएएस बनोगे उतना ज़्यादा चांस आपका हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का। तो लॉजिकली कैबिनेट सेक्रेटरी का ही सब कुछ चलता है। जो भी नियम कानून होगा पीएम डायरेक्ट जो भी बात मानेगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी का मानेगा। इसीलिए मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो कैबिनेट सेक्रेटरी का मैंने क्या बोला, बहुत जिक्र आता था, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ही राजा है। लेकिन अगर पीएम आ गया इस वाला टाइप जो आपकी बात मानता ही नहीं है तो फिर आपकी थोड़ी सी चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी कैबिनेट सेक्रेटरी तो कैबिनेट सेक्रेटरी है, क्योंकि वो जो बोलेगा जो पॉलिसी उसी में है। डीएम तो सबको लगता है कि डीएम बड़ा है, लेकिन डीएम भी यही सोच रहा होता है कि हम उस पर पहुंचते ना तो मजा आता। हर जगह का दुखड़ा है ना जी। और पोस्ट हाईएस्ट जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, मजा तो उसी का है, क्योंकि पॉलिसी वो जो बनाएगा, डीएम उसको क्या काम करवाएगा। उसने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने बोला हर घर शौचालय, कौन बोला, कैबिनेट सेक्रेटरी। हर घर शौचालय बनवाएगा कौन, डीएम। अभी तो कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए डीएम और आईएएस बनने में एज गैप कोई मैटर नहीं करता है, तब मैटर कर जाता है जब आपका पोस्ट, आप बड़े होने के बावजूद भी नीचे रह जाते हैं और कोई कम एज का आईएएस ऑफिसर आपसे आगे निकल जाता है। इसीलिए 22-30 साल में जो आईएएस बनते हैं वो एक ना एक दिन सीनियर बन जाएंगे, और आप आईएएस थे आईएएस ही रह जाएंगे, और एक दिन वो आपका सीनियर बन के आ जाएगा। इसीलिए 24, 25, 26 साल तक आईएएस बनना मज़ेदार होता है। ऐसा नहीं है कि आप 30 में मत बनिए, बन लीजिए, लेकिन हाँ मज़ा तो उस समय है। बहरहाल मैंने बोला, फिर से बोल दे रहा हूँ, यस, सिर्फ व सिर्फ अगर विधायिका चाहे कि हम कोई कानून बनाए जो सिर्फ व सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे वो बना सकता है, क्लियर कट। दूसरा, कार्यपालिका चाहती है कि हम भी कोई कानून बनाए सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे, फंडामेंटल राइट के बेसिस पे बनाया जा सकता है। अगर कोई न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी जज ये चाहता है कि हम फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए कोई हम न्याय करें तो बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखोगे, यस, LEJ, तीनों पे टिक। मतलब लेजिस्लेटिव भी बना सकता है, एग्जीक्यूटिव भी बना सकता है और जुडिशियरी भी बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे, फंडामेंटल राइट्स। ये पहले पॉइंट लिख लो, जब मैं पूरा बता दूंगा ना तो आपको ऑटोमेटिक राहत मिल जाएगा। अभी परेशान मत होना, जैसे ही पूरा खत्म होगा आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो यहां क्या लिखोगे, फिर से इधर, क्या इन्फोर्सेबल है फंडामेंटल राइट के बेसिस पे, यस। तो क्या विधायिका कानून बना सकती है सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार पे, यस। क्या एग्जीक्यूटिव बना सकती है, यस। और क्या जुडिशियरी भी उस पर कोई न्याय बना सकती है, यस। तो सर इन्फोर्सेबल में यस हो जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे कुछ भी पॉसिबल है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा आना, नेक्स्ट, डीपीएसपी। डीपीएसपी में आइए और जीवन का आनंद लीजिए। डीपीएसपी में आइएगा, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या हो गया जी, फंडामेंटल राइट के बेसिस पे तीनों काम हो सकता है। कानून का निर्माण, कानून उसका पालना भी करवाया जा सकता है, और जो जज चाहे वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार पे कोई भी कानून पारित कर सकता है, कोई भी न्याय दे सकता है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, अब इधर आइए। दूसरा, डीपीएसपी में लिखिएगा यस,
और यस लिखने के बाद एल ई लिखिएगा और जे लिखने के बाद क्रॉस कर दीजिएगा, जे में कर दीजिएगा नो। बताता हूं, पहले लिख लो फिर बता देता हूं आपको। एल ई में करना यस और जे में करना नो। ठीक, यही क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017। क्वेश्चन क्या था सुन लो। क्वेश्चन ये था कि डीपीएसपी कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी करके। अभी मैं बता देता हूं फिर समझ में आएगा। देखो इधर, क्या हम सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे कोई कानून बना सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि यस, डीपीएसपी के बेसिस पे कोई कानून बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकती है, उसका हक है। मतलब गवर्नमेंट ऐसे बोला कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डीपीएसपी हमें ये अधिकार देता है। सिर्फ क्या बोला उसने? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स नहीं बोला। तो सर लेजिस्लेटिव यानी कि उस पर कानून बना दिया गया। विधायक जी ने बोला हम इस गांव में एक चरखा पार्क खोलना चाहते हैं, और चरखा पार्क खोलने का अनुमति उनको कौन दे रहा है? डीपीएसपी। तो बिल्कुल आप बना लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यपालिका ने बोला कि हम अपने जिले में कुछ ये काम करना चाहते हैं और ये हमको पावर कहां से मिल रहा है? डीपीएसपी से। तो बिल्कुल आप कर लीजिए। लेकिन सारा मजा कहां है? सारा मजा इधर है, जुडिशियरी। जुडिशियरी को अगर जुडिशियरी सिर्फ ये बोले कि हम ये इसलिए फैसला सुना रहे हैं, हम किसी को फांसी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डीपीएसपी में लिखा है, ये अधिकार नहीं हो सकता है। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो सर जुडिशियरी अगर कोई फैसला सुनाती है तो उसको डीपीएसपी प्लस कोई और भी एक्स फैक्टर चाहिए। अब जैसे डीपीएसपी अगर ये बोले सुप्रीम कोर्ट हम आपको फांसी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डीपीएसपी ये कहता है प्लस फंडामेंटल राइट्स भी ये कहता है। कुछ बुझा रहा है? तो फांसी कब होगा? खाली डीपीएसपी में कि दोनों डीपीएसपी प्लस कुछ और हो जाए? डीपीएसपी प्लस कुछ और। लेकिन जब हम इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा था, सुनो बहुत ध्यान से समझो, और यहाँ लोग गलती करते हैं। पूछा था कि डीपीएसपी को इन्फोर्स किया जा सकता है, और नीचे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। डीपीएसपी कैन बी इन्फोर्स थ्रू, फर्स्ट ऑप्शन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, नन ऑफ द अबव। तो डीपीएसपी को 3, मैंने क्या बोला, 4 ऑप्शन दिए। तो लेजिस्लेटिव डीपीएसपी के बेसिस पे किया जा सकता है, यस। क्या हम बोलेंगे कि एग्जीक्यूटिव किया जा सकता है? यस। बट क्या जुडिशियल कर सकते हैं? नो। तो कहने का लॉजिक ये है कि जब अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए तो उसमें हमेशा, अब एक यूपीएससी ने पैटर्न अपना लिया। अब क्या लिखा है? बोथ 1 and 2, जो ऑप्शन पहले भी आता है। 3 ऑप्शन दे दिया, बोला बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। अरे कुछ बुझा रहा है? और फिर बोला गया 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो सर वो ऑप्शंस आपको इतना ट्विस्ट करेगा ना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम बन जाएगा। अब जो रटंत विद्या घटंत बुद्धि करके गए वो मार के आएंगे। जय माता दी, उंगली काटेंगे कस के, ए की बी पे कट रहा है बी। आप समझ रहे हैं सर? अलग अलग लॉजिक है। तो कहने का मीनिंग है, फिर से बोल रहा हूं, लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, वो पूरा फंक्शन, तब हम इधर आएंगे। पहला बात, अब पहले आप मुझे इसका जवाब दे दो तब हम इसको बताएंगे। क्या है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मुझे आप बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज के बेसिस पे कोई ये बोले कि हम आपको फांसी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया, पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो संविधान में लिखा हुआ है कि मूल कर्तव्य को आप जबरदस्ती किसी पे थोप ही नहीं सकते। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आपको मन है तो सिनेमा हॉल में खड़ा होइए, नहीं तो मत खड़ा होइए। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोली कि आप ऐसा नहीं किए हैं आपको फांसी की सजा मिलेगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या लिखोगे यहां? नो, और नो लिख के लिखना LEJ। मतलब मूल कर्तव्य के बेसिस पे ना तो कोई कानून बन सकता है, ना ही कोई कानून पारित हो सकता है, और ना ही कोई न्याय दिया जा सकता है या सुनाया जा सकता है। बात खत्म। नो लिख के LEJ कहां लिखोगे? फंडामेंटल ड्यूटीज में। देखो ये सब चीजें बहुत बारीकी हैं, इसलिए जितना भी पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो बस हल्का फुल्का पढ़ा के लोग निकाल देते हैं। आगे आना, नेक्स्ट। एक बारी नीचे क्या है? थर्ड फैक्टर जस्टिसिएबल। तो जस्टिसिएबल का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे आ गया कि क्या इस बेसिस पे कानून बना सकते हैं कि नहीं। मतलब कानून से संबंधित सारा चीज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। मैं एक लाइन लिख रहा हूं और उसके बाद खटाखट पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करना, लोड बिल्कुल नहीं लेना। इधर देखो, जस्टिसिएबल में इसमें जब बोलूं कि क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे कोई कानून बनाया जा सकता है? यस। क्या न्याय दिया जा सकता है? यस। तो सर इसमें हो जाएगा यस, और यस में 3 हो जाएगा LEJ, मतलब सिर्फ उसके बेसिस पे यस।
तो यहाँ पे आपको चूंकि सिर्फ जस्टिसिएबल लिखा है, तो जस्टिसिएबल लिखा है तो सिंपल क्या लिखोगे, ऐसे लिख लेना। एक तरीका बता देता हूँ ताकि और इजी हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का जस्टिसिएबल में पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखना ओनली, यस, ओनली प्लस एक्स, यस। इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लो। क्या सुप्रीम कोर्ट आपको कोई भी चीज पालने को या कोई भी चीज नियम कानून मानने को मजबूर कर सकती है ओनली सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे, हाँ या ना? यस। और अगर फंडामेंटल राइट प्लस प्रियम्बल हो, चाहे डीपीएसपी हो, जब ओनली पे हो रहा है तो प्लस में आएगा तो कहीं नहीं होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट्स भी माना है, प्लस आपने प्रियम्बल को भी बात मानी, इसलिए आपको हम ये अवार्ड दे रहे हैं या ये नियम बना रहे हैं। सुन रहे हैं? तो जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे, तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। मोटा मोटा वही मीनिंग हो गया है, LEJ कुछ भी। लेकिन अब इधर आइए, क्या हम डीपीएसपी के बेसिस पे कुछ कर सकते हैं? तो हम यहां लिख रहे हैं ओनली, बताओ यस और नो? नो। लेकिन ओनली प्लस एक्स, यस। मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? जस्टिसिएबल की। और जस्टिसिएबल का सिंपल क्या मीनिंग है? न्यायोचित। और न्यायोचित का सिंपल मीनिंग है क्या? कि अगर आप न्याय किसी को दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट किसी को किसी भी तर्ज पे न्याय देना चाहती है और सिर्फ बोले कि हम तुमको फांसी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डीपीएसपी के तुमने वायलेट किया है, तो सिर्फ उसके बेसिस पे आपको कभी भी फांसी नहीं दिया जा सकता। उसमें कोई दूसरा फैक्टर भी होना चाहिए। ओनली प्लस एक्स। और एक्स क्या? एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स कैन बी एनीथिंग। एक्स कैन बी फंडामेंटल राइट्स, एक्स कैन बी प्रियम्बल, एक्स कैन बी कुछ भी हो सकता है। तो ओनली, आप मुझे बताना फंडामेंटल ड्यूटीज में ओनली में क्या होगा? नो। लेकिन ओनली प्लस एक्स, यस। कहीं नहीं, ओनली प्लस एक्स आ जाएगा तो यस हो ही जाएगा भाई। बहुत सारे फैक्टर थे उसमें, जुड़ गया तो हो गया कि सर आप फंडामेंटल राइट्स भी तोड़े थे और प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज भी तोड़े थे, तो आपको फांसी दिया जा रहा है, बात खत्म। अब मैं पूरा टेबल एक बार दिमाग में बैठाऊंगा आपके, तब उसके बाद मजा आएगा। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहीं से, सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के हैं। दाएं दाएं आप खाली टेबल से देखना बनता है नहीं बनता है। रेडी हो? तो बस चलो, पहले टेबल समझ लो पूरा का पूरा, ऐसे रटना मत, दिमाग में पिक्चर बनाओ। सामने टेबल है, टेबल में आपको पहले इधर एक तरफ फैक्टर है। फैक्टर में मैंने पहला फैक्टर बोला था सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? यूएसए से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? रसिया से। दूसरा फैक्टर क्या बोला हूँ? ऑब्जेक्टिव, कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया और वो है क्या। तो पहला फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स है कि इकोनॉमिकल राइट्स है? पॉलिटिकल राइट्स। इससे जेब में पैसे वैसे नहीं आते हैं भाई साहब। डीपीएसपी क्या है? सोशियो प्लस इकोनॉमिक राइट्स। इससे जेब में पैसे आते हैं, इसमें बनाया जाता है, फैक्ट्रीज बनते हैं, निर्माण होता है, और इस तरह से निर्माण होने के बाद लोगों को जॉब और पैसे मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका क्या है सर? मोरल इन नेचर, और नैतिक है कि नहीं, हमको अपने झंडे का इज्जत करना चाहिए, हमको फ्रीडम फाइटर्स की इज्जत करना चाहिए, उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक नैतिकता है। और याद रखो, मोरालिटी, मोरल साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था सीबीएसई बोर्ड में। बाद में फिर बिहार में भी नैतिकता इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन लेटर ऑन हुआ वो, बट उसमें भी नैतिकता की एक किताब आती थी और बड़ी अच्छी अच्छी बात उसमें लिखी होती थी। वो अलग बात है कि अपन लोग करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग, सीबीएसई स्कूल में क्या होता है, वहाँ पे देखो सीबीएसई स्कूल का फायदा ये था कि सीबीएसई स्कूल का थोड़ा, मैं यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं कर रहा भाई, बिहार बोर्ड नहीं सरकारी, बिहार बोर्ड वाला के इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड में सिलेबस बहुत अच्छा चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं ठीक ढंग से करवाया जाता है, बस यही फर्क। आप कॉमन सेंस सोचो, अगर सरकार सक्सेसफुल होती तो प्राइवेट क्यों आते, प्राइवेट स्कूल्स क्यों बनते? तो कहीं ना कहीं सरकार के जो वर्कर हैं, सीधा सीधा सवाल है, जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा सजग नहीं थे, जिसके कारण प्राइवेट की जरूरत पड़ी। सेम चीज़ जो गवर्नमेंट स्कूल की किताबें, इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसको कोई नहीं मानता है, और वही जब प्राइवेट में जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना बार बार कि जो फ्री की बात बोलता हूँ मैं कि फ्री में मत पढ़ना, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये भी है। जैसे क्या होता है, जब सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ रहा होता है, तो अगर बोले कि पापा आज ना जाए स्कूल, बाप बोलता ठीक है मत जो, कौन पैसा लग रहा है, लेवल वो तो फ्री ही है। आप समझ मेरी बात में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बाप सेम, कोई अलग नहीं, उसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है, और आज बच्चा बोले कि पापा आज ना जाए, ना जाए वो, आप समझ रहे उठला कि ना उठला कि उठी। आप दोनों का फैक्टर समझ रहे हैं
कितना चेंज आ गया, बिकॉज कि अब वो पैसा दे रहा है। इसीलिए पैसा लेने और देने का बाद क्या होता है ना, बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में जिम्मेदारी आ जाती है। मैं यही चीज़ जो यहाँ पे दे रहा हूँ ना, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली में जब था, अरे लाखों लाखों कमाए हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको। सीटेड का मैं ऑलरेडी जब तैयारी, उसमें सीटेड वगैरह का सिर्फ मैं पढ़ा दिया था 3 महीने में, मुझे लाखों लाखों रुपए मिले हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं यही चीज़ जो दे रहा हूँ मैं जानता हूँ, आप जाके दो, बहुत कुछ मिल जाएगा। जितने सारे दिल्ली के बंदे, वही बोला ना कि जिनका फिजिकल ज्योग्राफी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो फोन करके परेशान है कि यार करा दे और ये चीज़ करा दो। उसके पीछे कारण है, बहुत सारे कारण है। इतना भीड़ है ना कि उस भीड़ में आपको कोई पूछने वाला तक नहीं है, और पैसे आपने दे दिए हैं, और पैसे देने के बाद आप नॉर्मली वही चीज़ है, यही चीज़ जो मुझे यहाँ दे रहा है, अगर वही चीज़ मैं वहाँ करूँगा, मुझे आराम से ज़मीन बेच के अगर पैसे देंगे लोग। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ के जो बच्चे वही आकर देंगे, जो यहाँ से अपनी ज़मीन बेचकर मुझे वहाँ पैसे देंगे। आज मैं उस लेवल के एजुकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसको बिलीव है वो समझ रहा है वो बात को, इसलिए समझ रहा है, तब उस चीज़ को बात समझ रहा है कि नहीं भाई चलो काम करना है। और सेम यही प्रोसेस, सेम यही चीज़ मैं वहाँ दूंगा, यही लोग ज़मीन बेच के आके देंगे, और देते हैं लोग। मेरी बात समझ रहे हो, सेम यही चीज़ देंगे। तो कहने का लॉजिक क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का बस यही डिफरेंस होता है इकोनॉमिकली। पैसा जैसे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, बच्चा भी सोचता है नहीं यार पैसा लगा है, तो उसके मन में थोड़ा भाव तो जरूरी आ जाता है। और गार्जियन उसके बाद ये भी सोचता है कि पैसा दिए हैं, कैसे ना जाइए, उठा के सर वही ड्रेस पहना कर थप्पड़ मार मार के जबरदस्ती पहुंचाएगा। और वही बच्चा सरकारी स्कूल में क्या बोला, पापा आज ना जाए, गेहूँ काटे चली चल ससुरा नहीं काम आई, अरे है ना, और उन्हें लगा बस गेहूँ कटवाना शुरू कर दिए, उसको भी खुश, ये भी खुश। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्री में, वही बोला मैं कि फ्री में मैं भी दूं तो बिल्कुल नहीं लेना, एकदम नहीं सर हम पैसा दे के पढ़ेंगे। कहीं पे भी जाइए, एकदम क्लियर कट रखिए, फ्री वाला लॉजिक मत रखिए। इस दुनिया में फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता है। बहरहाल दिमाग में पिक्चर बनाइए। मैंने बोला जो मोटा मोटा मीनिंग, सोर्स आपको क्लियर है, सोर्स के बाद दूसरा बोला ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, मोरल इन नेचर, क्लियर है। तीसरा मैंने बोला इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का सिंपल एक ही मीनिंग है कि क्या हम जबरदस्ती किसी एक बेसिस पे कोई कानून बना सकते हैं कि नहीं, बस जबरदस्ती याद रखोगे तो और जल्दी समझ में आएगा। तो सर क्या हम फंडामेंटल राइट्स के बेसिस बना सकते हैं? यस। ऐसे याद रखना कि फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखकर हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, क्या डीपीएसपी के बेसिस पे यस हो सकता है? 2 हो सकता है, एल ई, लेकिन जे नहीं होगा। और सर फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा। देन आते हैं जस्टिसेबल पे, सिर्फ न्याय उचित की बात करते हैं, और न्याय के हिसाब से कोई कानून या पालन या बनाने की बात हो तो फंडामेंटल राइट के बेसिस पे यस। तो ओनली बोलेंगे यस, ओनली प्लस एक्स यस। एंड जब हम आते हैं डीपीएसपी में ओनली नो, ओनली प्लस एक्स यस। फंडामेंटल ड्यूटीज में ओनली नो, ओनली प्लस एक्स यस। तो जब भी ओनली प्लस एक्स आ जाए तो हो ही जाएगा भाई। आप अब देखो ना, कोई बोले कि तुमको फांसी का सजा मिला है, और चलो फांसी के सजा के साथ साथ तुमको 2000 रुपया भी देना है, मैंने पढ़ी, तो क्या बोलेगा भाई? फांसी चीज को हुआ है, वो 2000 रुपया दे। ये तो वही बात हो गई ना कि ओनली था तो ठीक है था, ओनली प्लस एक्स से क्या फर्क पड़ा? तो ओनली प्लस एक्स जब भी आएगा तो एक आदमी जो क्राइम किया है उस क्राइम के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो ओनली प्लस एक्स जैसे ही आए काम खत्म। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग ध्यान में थोड़ा इतना रखिएगा। अब क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं सोच रहा हूँ केशवानंद भारती के इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं और तब उसके बाद आगे बढ़ूं। रेडी हो? ये टेबल ना, इस टेबल में एक पॉइंट मैं छोड़ा हूं, तो आपका काम क्या है बता देता हूं। उस सिर्फ फैक्टर लिख लो, क्योंकि वो फैक्टर जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा इजिली कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि उस फैक्टर को बताने से पहले मुझे कुछ और बताना है आपको, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं डाला हूँ। तो फैक्टर डाल लो, फैक्टर नंबर 4th या 5th जो भी हो, उसमें डाल लेना ओरिएंटेशन, ORIENTATION। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है बता दूंगा, लोड मत लेना। ओरिएंटेशन का मीनिंग ये है कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अगर फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव है तो किस पे पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो किस पे नेगेटिव है। कुछ बुझा रहा है? अच्छा आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? ध्यान से समझना, एकदम मजे से, मजा आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स मैं बोलूंगा, ओरिएंटेशन का मीनिंग ऐसे समझ लेना, अभी लिख लेना, समझा दूंगा मैं। पहले लिखना ओरिएंटेशन फंडामेंटल राइट्स में लिखना, ऐसा लिखना, पॉजिटिव ऑन पीपल, नेगेटिव ऑन स्टेट। पॉजिटिव ऑन पीपल, नेगेटिव ऑन स्टेट। और स्टेट का मीनिंग बहुत अच्छे से बता गया हूं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। राज्य राज्य ही नहीं होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है। मैंने क्या बोला था कि जब कैपिटल लेटर हो स्टेट में तो समझना कंट्री है, और जब स्मॉल लेटर हो स्टेट में तो क्या है? राज्य है। ये ध्यान से, छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है जो पता ही नहीं चलता अपने को। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं नहीं कि इंडिया इज ए स्टेट, तो जो आम आदमी को कहेगा ए बकलो लेकरा पढ़े ना बोले, इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया कंट्री एक स्टेट है।
तो सर कहने का लॉजिक है कि जब कैपिटल लेटर हो तब, बाकी कॉमन सेंस से जहाँ पे वर्ड यूज हो वहाँ आपको पता है यूएसए इज ए स्टेट, इसीलिए द हिंदू या जितने सारे बड़े न्यूज़पेपर हैं जो इंग्लिश के हैं वो कभी भी कंट्री नहीं लिखेंगे, वहाँ स्टेट लिखेंगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन इसलिए समझना जरूरी है। बहरहाल मैंने लिखा है पॉजिटिव ऑन पीपल, नेगेटिव ऑन स्टेट। इसका थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट्स अगर आपको है, मौलिक अधिकार, तो फायदा किसका हो रहा है? आपका। भाई आपका फायदा है ना, लेकिन आप मुझे बताओ नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का है कि नहीं है? अगर वो बस पे बैठने नहीं दिया तो बस पे बैठने नहीं दिया तो आप कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बस वाले को? भाई बिहार गवर्नमेंट को ही बोलेगा ना कि बेटा बैठा नहीं तो तेरा क्या हाल करेंगे हम बताते हैं। तो सर नेगेटिव किस पे है? स्टेट पे, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपके राज्य में रहते हुए किसी आदमी के साथ ऐसा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको हक दिलाना। तो इसलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑन स्टेट एंड पॉजिटिव ऑन पीपल। जैसे मैंने आपको अरविंद केजरीवाल की स्टोरी बताई थी, याद है ना, कि अरविंद केजरीवाल बोले हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाजियाबाद में रहते थे, और गाजियाबाद पड़ता है किसके? यूपी के अंदर। अब यहाँ अखिलेश यादव उस समय सीएम थे, ये परेशान, और एसपी को बोले मैं कि बेटा वो हरामखोर सिक्योरिटी ले नहीं रहा है, उसको जो भी कुछ हो हमारे बॉर्डर के बाहर हो। आप ओ भाई गाजियाबाद ऐसा ही है, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ऐसा ही मशहूर है कि कब ठोकेगा कोई भरोसा नहीं है। अब सर ये क्या बोला है? सीएम एसपी को दिमाग खराब किया हुआ है कि अगर कुछ भी हुआ तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे राज्य में होगा और जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, क्योंकि वो दूसरी जगह का सीएम है और वो मान ही नहीं रहा है। एसपी साहब जा रहे हैं, सिक्योरिटी ले लीजिए प्रभु, सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी हमारे दंगा कर देंगे, उससे वो सिक्योरिटी कर आंदोलन नहीं शुरू कर देंगे। तो किसी तरीके से वेशभूषा बदल के आपको क्या किया गया कि बेटा इसको किसी तरह से दिल्ली में पहले भेजो। वैगनर से, लाल कलर का वैगनर अरविंद केजरीवाल चला के जा रहे हैं। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे ही दिल्ली बॉर्डर पे क्रॉस करता था, अब कहता था अब तू मर चाहे तू जी, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव भी फ्री, एसपी भी फ्री। तो सर राज्य पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि राज्य के अंदर आपके साथ गलत हुआ है, और वो भी आपके बस, और बस किसका है? गवर्नमेंट का। तो नेगेटिव किस पे हुआ? राज्य पे, और पॉजिटिव किस पे हुआ? पीपल पे। तो नेगेटिव ऑन स्टेट या पॉजिटिव ऑन पीपल, यहां तक क्लियर है? तो ओरिएंटेशन में बस यही दिमाग में रखना है कि किसके लिए पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है। अच्छा, इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो डीपीएसपी के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच ही सकते हो। तो मुझे बताओ कि डीपीएसपी में पॉजिटिव किस पे होगा और नेगेटिव किस पे होगा? सोच के बताओ। स्टेट पे क्या होगा पहले ये बताओ। हाँ दोनों हो सकता है, चलो अच्छा कम से कम सोच रहे हो। स्टेट पे भी पॉजिटिव होगा, इसलिए स्टेट पे पॉजिटिव होगा, उसके अलग तरीके हैं। क्योंकि देखो स्टेट पे पॉजिटिव होने का पहला कारण ये कि अगर केंद्र या राज्य चाहे तो पहली बात बोलेगा हम नहीं मानेंगे, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो उसकी बात को मानता भी है और मान लो इंडस्ट्री लगा भी देता है, तो सर इंडस्ट्री से जो फायदा लोगों को होगा उसका टैक्स भी किसको मिलेगा? सरकार को। अरे है ना? तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कौन कहाँ हुआ? स्टेट। और राज्य पे पॉजिटिव होगा क्योंकि राज्य को ना तो जबरदस्ती के कुछ काम करना नहीं है। तो आप एक पॉइंट लिख लो पहले उसमें, फिर इसको, ये बहुत आगे आएगा, ये 3 दफा आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ ताकि ये आपके पास रहे। लिख लो डीपीएसपी में पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। ऑब्लिगेशन समझते हैं? कर्तव्य। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, पॉजिटिव लिख लो स्टेट। अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज में बताओ, ऐसा लिख लेना पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखोगे? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन पीपल की पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। लिख लो यहीं पे, फिर आगे समझाएंगे। लिख लो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन पीपल, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन पीपल। तो पॉजिटिव स्टेट डीपीएसपी में और पॉजिटिव ऑन पीपल, इतना लिखना। बाकी इसका मीनिंग आपको धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट में समझ आएगा। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन वापस मेरे से मत पूछना भी, क्योंकि ये 2-3 दफा आएगा। तो इसलिए आप इस फैक्टर को छोड़ के बाकी और 4 फैक्टर दिमाग में रख लेना। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे? बोलिएगा तो बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, तो बढ़ ही जाते हैं। फिर से रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हेडिंग डालिए थोड़ा सा। जो हेडिंग अभी आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और वो हेडिंग एक बार समझ में आ गया तो पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए एक, और एक टेबल ही बना लीजिएगा, तब थोड़ा सा इजी और होगा। एक और छोटा सा टेबल है, ज़्यादा बड़ा टेबल तो नहीं है, छोटा सा टेबल है। लिखिए, एक तरफ लिखिएगा बुलेट्स, बुलेट्स मतलब गोली, ऐसा ही,
और दूसरी तरफ लिखिएगा वेपन। एक तरफ यहां लिखिएगा बुलेट्स और दूसरी तरफ वेपन, हथियार। अब बंदूक है, अब गोलियां नहीं है, तो बंदूक क्या करिएगा, कोई काम का नहीं है। कुछ बुझा रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं, बुलेट्स का मीनिंग, ये बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको बुलेट्स में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। मान लो देखो, गोली भी बंदूक के बिना अधूरा है और बंदूक भी गोली के बिना अधूरा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको गोली है, जैसे क्रिकेट में नहीं होता है, बैट आपका है, बैट आप खरीद के रखे हुए हैं भाई, एकदम आपका घमंड है पूरा, बॉल नहीं है, तो आप बॉल वालों को पोलाइएगा काहे के लिए कि बेटा बॉल ले लो, लेकिन उसमें एक शर्त आप रखेंगे, लेकिन बैटिंग पहले हमारा आएगा, क्या कि बैट किसका है, हमारा। आप समझ रहे हो, ये पहले एक शर्त रहता है। अच्छा वो भी बोलेगा, चलो वो भी सोचेगा कि यार बॉल से महंगा क्या है, बैट तो भी सोचेगा, उसको कॉन्फिडेंस रहता है, जिसके पास बॉल है उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि कितना देर खेलिए नहीं, 2 बॉल में बोल्ड कर देंगे फिर हम बैटिंग करें आ जाए। भाई उसके दिमाग में भी तो चलता ही है, ऐसा तो नहीं चलेगा। वो भी सोचेगा 2 बॉल में बोल्ड कर देंगे फिर पूरा दिन हम ही बैटिंग करेंगे। कुछ ऐसे महानुभाव लोग होते हैं जो सर बच्चे को पकड़ते हैं और नया नया बच्चा जो बॉलिंग सीखा है वो अपना अलग अलग स्पीड दिखाएगा आपको, शोएब अख्तर की स्पीड से आवता नहीं, वो बोलेगा बार बार, और आप सामने बैठे हुए समझ में आ रहा है, और आप क्या है मारे जा रहे हैं, वो पसीना पसीना हुआ पड़ा है, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे। इतने निर्दयी किस्म के भी कुछ लोग होते हैं, वो बैटिंग खाली कर रहा है, वो बॉल दे ही नहीं रहा उसको। मैंने देखा है इसलिए बोला हूँ, आप लोग भी जरूर देखो, ऐसे महानुभाव मिल ही जाते हैं, खासकर चाचा टाइप कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो आपको बोला कि फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है जी, बॉल आपके पास है, बुलेट्स है, गोली है। गोली क्या है कि सर आपके पास आर्टिकल मान लीजिए 31, अभी क्या है नहीं है बाद में देखेंगे, 31 आर्टिकल है। आर्टिकल 31 आपको बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का अधिकार है आपको, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने खरीदा है, तो उस प्रॉपर्टी को कोई और लेके नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन अब हुआ ये, समझना, कोई आया थप्पड़ मार के लेके चल गया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अरे बुझा रहा है? और पूरे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई संपत्ति कब्जा कर ले तो आप क्या करिएगा। तो आपके मौलिक अधिकार का क्या फायदा है? क्या मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ संविधान में ये दिए 32 और 226 नहीं दिया हुआ है, मान लो, खाली क्या बोला गया, आपका प्रॉपर्टी है, आपका अधिकार है। कोई आया, पीट के अपने नाम करवा लिया, बात खत्म। अब आप रो रहे हैं, रोते रोते बुरा हाल है, बाल्टी भर गया। लेकिन अगर वेपन आपके पास नहीं है, और वेपन का सिंपल मीनिंग है क्या क्या, 32 और 226। अरे भाई 32 और 226 का मीनिंग समझ रहे हैं आप? कि बस भाई तुम्हारा हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार था, तुमने छीना है, तो हमारा अधिकार ये भी है कि हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो कहाँ, हाई कोर्ट। तो मुझे बात बताइए, अगर सिर्फ ये रहे ये ना रहे तब भी कोई लॉजिक बनता है क्या? कुछ नहीं। और अगर सिर्फ ये रहे ये भी ना रहे तब भी कोई महत्व है क्या एक दूसरे का? नहीं। तो सर बस एक मोटा मोटा कहानी समझा देता हूँ, लिखवाऊंगा कल, बस 5 मिनट और रुक जाओ। हुआ ये, समझो, भारत आज़ाद हुआ, मैंने आपको बोला था भारत आज़ाद होने में सब स्टेट्स को जो मिलाया गया, वो सारे स्टेट्स को जबरदस्ती मिलाया गया, प्यार से सब अपने मन से मिले नहीं है। मैंने 4 पॉइंट बोला था कि क्यों लॉ को हमने पावर दिया, या क्यों हमने कानून को ज़्यादा पावरफुल बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि पहला क्या बोला था पॉइंट, पहला बोला था कि सर हमारा पास्ट, इतिहास में अंग्रेज हमको इतना मारे थे कि सर हमको इंसान के शक्ल में भूत नजर आता था, तो हम लोगों पे भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए हमने कानून को ज़्यादा बढ़ावा। ये लोग को पॉलिटी में पता ही नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, लोगों को हम लोगों ने राज्य को जो मिलाया वो जबरदस्ती साम दाम दंड भेद करके मिलाया। तो जब हमको पता था कि हम जबरदस्ती मिलाए हैं तो आज नहीं तो कल क्या करेगा, विरोध करेगा। इसलिए हमने पावर किसको बना दिया, कानून को, और कानून में सीधा लिख दिया कि किसी भी राज्य, नो स्टेट हैज पावर टू सिसीड फ्रॉम इंडिया, किसी राज्य को ये पावर ही नहीं है कि इंडिया से क्या हो सकता है, अलग। उसके बाद तीसरा फैक्टर सर डाइवर्सिटी, इतना अनेकता है, इतना जाति, इतना धर्म है कि किसी एक को अगर पावरफुल बनाते तो कोई जाति या कोई धर्म और ज़्यादा विरोध कर देता। और चौथा पॉइंट, उस समय सोशल स्टेटस क्या था, पूरा पुरुष लोग मात्र 16% शिक्षित था और फीमेल मात्र 9%। तो जिस समय पूरा देश का आबादी ही अशिक्षित हो, उस समय हम लोगों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। इसलिए हमने पावरफुल किसको बना दिया, लॉ को। तो कहने का लॉजिक सिंपल क्या हुआ, देखो जैसी भारत आज़ाद हुआ ना, 2 समस्या सबसे बड़ा था, जमींदारी इतना बेहतर, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा लिए। अंग्रेज लोग क्या करते थे, देखो अंग्रेज लोग कभी भी डायरेक्ट बोलते नहीं थे लगान,
अंग्रेज लोग अपना अपना क्या एजेंट रखते थे कि बेटा तू ये एरिया का, तू ये है, तू महाजन, तू वसूलेगा, तू हमको देगा। और वो इंडिया के ही लोग होते थे कि बाहर के? इंडिया के ही लोग। और सर सिंपल रहा, अंग्रेज जानता था कि इंडिया के लोग ही जब मांगने जाएगा तो इंडिया के लोग को एक ही बात लगेगा कि अपना ही हमारा हमको परेशान कर रहा है और शोषित कर रहा है, अंग्रेज तक बात पहुंचेगा ही नहीं। तो जब जब इंडिया ने, अब सर देखो अंग्रेज बोला कि हमको 15% तुमको देना है, अब वो जब तक उससे 20% नहीं लगा, इसका प्रॉफिट किसमें है भाई? जमींदार प्रॉफिट किसमें कमाएगा? वो तो जानता है ना कि 15% किसको देना, अंग्रेज को। अब उसको बोलता तो 30% दे, अब वो जबरदस्ती किसान को पीट रहा है, वो 30% देगा तो 15 उसका, 15 किसका? मेरा। इसको तो फ्री में प्रॉफिट मिल रहा है। तो लॉजिकली क्या हुआ, आज़ादी जैसे मिला सबसे बड़ा समस्या निकल के आया कि गरीब के पास जमीन ही नहीं है ना खाने के लिए, और जमींदार के पास इतना ज़्यादा है कि हालत खराब। अब देखो क्या हुआ, ये जो आर्टिकल 30 लिखा हूँ, 31 लिखा हूँ, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सुनना, आर्टिकल 31 ये कहता था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसका ज़मीन है उस पर उसका हक है, उसको कोई उससे छीन नहीं सकता। सरकार बोली एक नियम लाओ, और पहला ही केस हुआ ज़बरदस्त, और जैसे ही इस केस में हुआ तो एक नाम आएगा सज्जन सिंह। अब सज्जन सिंह एक ऐसे हैं जो बड़े ज़मींदार, इनके पास इतनी ज़मीन है जिसका हद हिसाब नहीं है। केंद्र ने ये बोला सिंपल, सुनो जी, जितना ज़मीन आपके पास है उस ज़मीन का कुछ हिस्सा आप दीजिए। सभी लोगों को नोटिस किया ताकि हम उन ज़मीन को उन लोगों में बांट सके जिनके पास थोड़ा भी हिस्सा नहीं। ये गलत था कि सही था? सही था। लेकिन आर्टिकल 31 तो उनका हक है कि हमारा प्रॉपर्टी है, उस पर हक सिर्फ किसका है? मेरा। सरकार ने तुरंत 2 मिनट में नोटिस निकाला और सीधा बोला आज से सज्जन सिंह का इतना फलना ज़मीन सरकार का हुआ। सज्जन सिंह उठ गए, इक्का इतना सारा हम लपेटे, इतना लूट के हम किए थे, हमारा गायब हो गया। सज्जन सिंह ने वकील हायर किया, वकील ने केस दायर किया और सीधा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर किया। क्यों? आर्टिकल 31 हमारा है, सरकार ने हमारा जमीन हड़प लिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार क्या बोले, इधर देखो, क्या गोलमोल दिमाग लगाया है सर। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानती थी कि यार ये जरूरी है करना, क्योंकि ये सब अनाधिकृत है, लेकिन नियम के हिसाब से तो भी सही बोल रहा है क्या कि 31 तो उसको अधिकार देता है भाई। लीगली वो गलत थोड़ी ना है, टेक्निकली वो सही है। अब सरकार देखो क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है सुप्रीम कोर्ट के जज को सुनवाई। अच्छा, उस समय अभी हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1951 की बात है, 1951, और जवाहरलाल नेहरू अभी जिंदा हैं। जवाहरलाल नेहरू का डेथ होगा 1964 में। अरे बुझा रहा है, अब जवाहरलाल नेहरू जिंदा है, और जवाहरलाल नेहरू उस समय ऐसा पर्सनालिटी है जिस समय सर उन्हीं के नाम पे पूरा इंडियन राजनीति चलता है। एक पूरा स्ट्रांग लीडर, दूसरा कोई लीडर उनके सामने टिकता ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसे हुआ तब तो बेकार हो गया काम। तो उन्होंने क्या बोला, आज से आर्टिकल 31 के सारे प्रावधान खत्म किए जाते हैं। तो बोला खत्म, ऐसे कैसे खत्म कर दीजिएगा आप? अब आप सोचिए उस समय जितने जमींदार थे उनको सर हार्ट अटैक नहीं आएगा? आना था, लाजमी था। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी समझदार जमींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीन को खुद ब खुद स्वेच्छा से दिया था गवर्नमेंट को कि साहब हमारे लिए काम का है नहीं। मैंने आपको बोला था आगे चल के लाल बहादुर शास्त्री भी पीएम बनेंगे, आपको एथिक्स में मैंने थोड़ा सा बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि मेरी सैलरी का 10 रुपये चूंकि बचा ले रही है मेरी बीवी, तो मेरी सैलरी का 10 रुपये कम कर दिए जाए। इस लेवल तक लोग थे। अब सर जमींदार का हार्ट अटैक आने वाला था, जमींदार सब पागल हो गए कि क्या हो गया है, क्या हो गया है, सारा जमीन हड़पने वाला है। क्या बोला सरकार ने, आज से राइट टू आर्टिकल जो 31 है ये खत्म होता है। और अचानक से सर सारे जमींदार की आंख खुली, केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जज को बोला देख लो संभल के, कहे कि सरकार अभी कौन है, हम। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज अभी आपको दिखेंगे क्या कि ये लोग वही काम कर रहे हैं जो काम सरकार कर रही है, जो काम सरकार बोल रही है, सब कुछ सेम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि लॉ का वायलेशन करके देखो क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देखिए राइट टू आर्टिकल 31 जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, और ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसने दिया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गया तो आर्टिकल 31 भी खत्म हो गया। अब सर ये इतना गोल गोल घुमाया कि समझ रहे, इतना कि लोगों को लगा कि गजब यार ये क्या कर रहे हैं। तो बोला क्या, अब सर इसका वकील सज्जन सिंह का वकील कर, गजब आप ऐसा 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 कैसे कर दिया आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गया, कर खत्म। अब ये क्या बोल रहा है, ये वकील का दलील सुनो। वकील बोल रहा है सज्जन सिंह का, एक बात बताइए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बनाया है तो खत्म भी वही करेगा, तो जाके उनका मुर्दा पर से खत्म करवा के लाइए, क्योंकि वो लोग तो मर चुके हैं।
भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर खत्म हो चुका है, सिंपल सा लॉजिक, इन्होंने क्या लॉजिक दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म, तो लॉ क्या हो गया, खत्म। तो इसका दलील ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है तो पावर भी खत्म करने का उसी को होना चाहिए, और उसने जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जब तक खत्म नहीं किया, तब तक आप कैसे फिर खत्म कर दीजिएगा। तो अगर खत्म करना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, भीमराव अम्बेडकर चाहे, वो लोग जब तक नहीं बोलेंगे तब तक खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बोला, जब सरकार और इधर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जब तीनों मिले रहे ना बेटा, तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। जब अगर जज, प्राइम मिनिस्टर और उसके बीच के आईएएस ऑफिसर जब तीनों हों साथ में, तो कोई क्या बाल बाका कर लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोल गोल घुमा के एक बात बोल दी है कि सुनिए, राइट टू प्रॉपर्टी आज से जिस बेसिस पे आप चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा अधिकार है, हम पहले ही बोल रहे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार है, ये नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार ही नहीं है। और जब मौलिक अधिकार ही नहीं है तो आप चैलेंज कहला कर रहे हैं भाई? आप चैलेंज किस बेसिस पे कर रहे हैं कि आर्टिकल 31 हमको हक देता है कि हमारा जमीन कोई छीनेगा, तो हम कहां पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया आर्टिकल 31 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। अब सर सारे जमींदार पागल हुए। पागल होने के बाद सर उसके बाद दूसरा आते आते आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जैसी जीती, गवर्नमेंट एकदम खुश है क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है हमने सर काम कर लिया। तो बोला क्या, लेकिन और भी छोटे मोटे नियम भी तो हैं, तो जितने छोटे मोटे नियम उन सब का बोरिया बिस्तर बनाओ और शेड्यूल्स में डाल दो। और इसीलिए नया शेड्यूल्स लाया गया और शेड्यूल्स में जोड़ दिया गया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 12 जो शेड्यूल्स बताया वो। जितना छोटा मोटा कानून है ना, जिससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जो भी हक देता है किसको, जमींदार को, उन सारे कानून को निरस्त करके एक जगह बोरा में पैक करो और पैक करके सीधा क्या बोल दो, इस शेड्यूल्स में है। मेरे बात समझ में? इधर देखो, लैंड रिफॉर्म्स, कौन सा शेड्यूल, 9 भूमि सुधार, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो सर अब जैसी बोला लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, ये भूमि सुधार कहां से आ रहा है, आर्टिकल 31, जो आर्टिकल 31 आपको देता था राइट टू प्रॉपर्टी। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने, भूमि सुधार नियम का नया शेड्यूल आया है और इस नियम के तहत आप अपना इतना जमीन नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब गरमा गए सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद एक और, उसके बाद आएंगे सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह के एक और केस के बाद आएंगे केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती के बाद सर इनका तो 400 एकड़ जमीन हड़प लिया गया गवर्नमेंट ने। अब सर केशवानंद भारती को पता जमीन खिसक गया इनका नीचे से, ये सीधा पहुंचे, इन्होंने केस फाइल किया और यहाँ सर उल्टा पड़ गया गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खींच लिया, इसलिए क्योंकि उस समय तक इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी और इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट को पकड़ पकड़ के इतना पीट रही थी कि सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गया था कि ऐसे नहीं चलेगा यार, तानाशाह हो गया बहुत। 2 मिनट में रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आज से जो भी चेंजेस होगा वो तभी हो सकता है जब आप जितना चेंज करना, जितना करना है कर लीजिए, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट पूछा ये मूल ढांचा कहाँ है जी, तो कह रहे हैं मूल ढांचा वही चीज़ है जो हम डिसाइड करेंगे। और क्या बोल दिया कि जो जमीन का विवाद है वो मूल ढांचे में आता है और मूल ढांचे में जब आता है उसके साथ आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब हो गया, पलटा पलट गया। पहले वही सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही थी कि लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, करवा भी लिया, भूमि सुधार भी करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, पलट गया और पलट के क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, बेसिक आप जितना मर्जी चेंज करना है कर दीजिए। इसीलिए गुस्सा होकर इंदिरा गांधी ने पूरे बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कर दिया और बैंक जैसी राष्ट्रीयकृत किया कि सारा का सारा नेशनलाइज कर दो बैंक, प्राइवेट बैंक उसके बाद रहेगा ही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट उधर से अपना दम लगा के काहे नहीं रहेगा, क्योंकि राइट टू प्रोफेशन भी अपना हक है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बैंक प्राइवेट रहेगा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बैंक प्राइवेट नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट की दलील के कारण इसीलिए 42वां संशोधन कर दिया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 4+2 6 1976। और इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच इतनी तानाशाही लड़ाई चली कि इंदिरा गांधी ने वो सारा कुछ ही पलट दिया, बोला अगर संविधान ये कहता है तो संविधान ही बदल देंगे। और सीधा सर इसीलिए 1976 में जितना संविधान में चेंज हुआ था उसका मोर देन 80% चेंज कर दिया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये लड़ाई होने लगा किसके बीच में, अब सर वो जो LEJ साथ काम कर रहा था, अब तीनों का तीनों क्या है, अलग। और इसीलिए जैसे इन्होंने बनाया 1976 में 2 चीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट कही यार ये तो पूरा तानाशाह हो रहा है। तो थोड़ा दिन बाद रियलाइज हुआ इंदिरा गांधी को कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर 2 साल बाद 4+4 1978 में जो नियम बनाया था 1976 में वो सबको सुधार लिया। और उस समय तक
काम ये हो गया कि इंदिरा गांधी समझ गए कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट करके चलना पड़ेगा। कुछ बुझा रहा है? तो पहले जो लड़ाई दिख रहा है आपको, उसमें लड़ाई आपको आगे दिखने को मिलेगा कि सर शुरुआत में फंडामेंटल राइट बड़ा है डीपीएसपी से, लेकिन आगे चल के आपको दिख जाएगा कि डीपीएसपी कुछ जगह पे फंडामेंटल राइट से बड़ा हो जाएगा। और ये देन है जुडिशियरी का। और इसलिए केशवानंदा भारती केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आंख दिखा के डिसीजन पलट दिया और बताया कि औकात में रहिए, सुप्रीम कोर्ट होता है। बुझा रहा है? इसीलिए पूरे देशवासियों का आज भी भरोसा किस चीज़ पे है? सुप्रीम कोर्ट पे, कि जो होगा ठीक ही होगा। इसीलिए किसी भी तरह से गवर्नमेंट का एकदम से डिक्टेटरशिप होना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है। सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? तो सर कहने का लॉजिक है, एक एक बारीकी से पढ़ेंगे। आगे मिनर्वा मिल्स भी है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जब केस आप नहीं पढ़ोगे तो फिर पॉलिटी का मजा ही नहीं है। कुछ बुझा रहा है? और वो लड़ाई झगड़े इस तरह से खींचातानी हुआ है कि इस खींचातानी में पूरा नियम कानून को एकदम ताक पे रख दिया गया। और लास्ट तक ये हो गया है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोला ना इंदिरा गांधी को कि आप ये सुधार लीजिए, इंदिरा गांधी देखो क्या कर रही है। इंदिरा गांधी उस समय से देखो इधर डीलिंग हुआ था, इसको बोलते हैं प्रीवी पर्स। मैं बता दूंगा ये सब कुछ, लेकिन हिंट दे रहा हूँ। प्रीवी पर्स का मीनिंग है कि जितने भी राज रजवाड़े जो पहले थे, आप लोगों को पढ़ाया हूँ प्रोविंस वाला टेरिटरी चैप्टर में, तो राज रजवाड़े थे, उनको इस बात से जोड़ा गया कि आपको हम हर साल पेंशन देंगे या इतना कुछ देंगे आपको। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देश में गरीबी की हालत है और आप राज रजवाड़े को किस बात का पेंशन दे रहे हैं। बात तो ये भी सही है, लेकिन याद करिए फिर से, पहला जब राज्य को जोड़ना था भारत से तो किसी न किसी तरह से जोड़ना था, वो अलग ही हो गए रहते तो फिर कहाँ से काम होता। अगर मिजोरम ही नहीं होता, आज हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं होता, आंध्र प्रदेश ही नहीं होता, राजस्थान ही नहीं होता, तो फिर डिबेट किस बात पे चल रहा होता। लेकिन फिर इंदिरा गांधी फिर बोली ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम प्रीवी पर्स बंद कर रहे हैं, लेकिन बैंक को नेशनलाइज कर रहे हैं, दम है तो रोक के दिखाइए। बोला कि वो ठीक है, कर लीजिए आप। लेकिन फिर कुछ ने जो, इसीलिए उस समय देखोगे आप, उस समय जमींदार या जितने सारे लोग थे जो लोन लेते थे, वो बैंक से लोन नहीं लेते थे। वो क्या लेते थे? लोन इसलिए लिया जाता था आपस में रिश्तेदारी से, और लोन एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें जमींदार लोग गुलामी बना के रखे हुए थे। अरे सर, उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है ना। लिटरेसी रेट याद करो, 16%, 9%। आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपये का मूल, इंटरेस्ट, ब्याज, धन इतना लाखों लाख तक हो गया है, उसको पता तक नहीं है, उसका बेटा उसका पोता सब चुका रहा है। तो सरकार का ये दलील था कि हम इसलिए राष्ट्रीयकृत कर रहे हैं क्योंकि लोग बैंक से लोन लेंगे, और जब लोग बैंक से लोन लेंगे तो उनको उस तरीके का कम से कम गुलामी तो सहना नहीं पड़ेगा। आज आप देखो ना, आज अपने लोगों से पैसे लेने में डर लगता है। हम लोग सोचते हैं उससे बेहतर या तो लोन ले लें या ईएमआई ले लें, कम से कम टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो जब सामने मिलेगा तो कहेगा क्या हो, कब देवो। अरे है ना, इसलिए बैंक सर उस समय का सिस्टम है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा नहीं आएगा समझना कि जितना सारा ये दांव पेच है, चाहे उसमें केसेस हैं, 31 को कैसे खारिज कर दिया, और लास्ट में आज हमारे पास 31 आर्टिकल नहीं, इसलिए उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। और इस पे मेंस में इतने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, इतने प्यार से क्वेश्चन आते हैं, आपको डिस्क्राइब करना होता है। और जो लोग रट के खाली गए हैं प्री जीवन में कभी नहीं निकलेगा मेंस, और जो मेंस नहीं पढ़े हैं उसका प्री नहीं निकलेगा, तो फिर मेंस का बात ही और प्री का बात ही हटाइए। इसीलिए डेप्थ में पढ़ना जरूरी होता नहीं तो बस लिखवा दीजिए, लिखा हुआ ही है। फिर यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें ध्यान से समझ लीजिए। जो पॉइंट्स है, अभी मैं जब बार बार बोलता हूँ आपको, जो मैं नहीं पढ़ा हूँ वो पढ़ के नहीं आइएगा। फर्स्ट डे से मैं चिल्ला रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, मेरे पढ़ाने का वजह के पढ़ लीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी ये सब जो बात बोलते हैं, अरे 20 दिन में एनसीईआरटी पूरा फेंक दोगे आप, हर क्लास का लोड ही मत लो आप। 6 से 12 तक नहीं, टॉपर को सुनो, आई रीड 6 to 12 एनसीईआरटी। हर टॉपर आके बोलेगा सर झूठ बोल रहा है वो दिमाग में रखना, झूठ पक्का झूठ बोल रहा है वो। टॉपिक क्लियर रखो। आप लोग एनसीईआरटी को जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया, पढ़े हैं आप लोग? रॉक पढ़े, चाहे उसके पहले चैप्टर पढ़े, कितना टाइम लगा? हार्डली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बात खत्म। वही नहीं पढ़े रहते, पढ़ते रहिए एनसीईआरटी, खुद से पढ़िए। बोलने में अच्छा लगता है कि सेल्फ स्टडी साइंस निकालेंगे, मजाक थोड़ी है, निकालते रहिए, कम से कम बाल पक जाएंगे, उसके बाद पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। बहरहाल देखिए, तो पूरा पॉलिटी को समझने के लिए हम लोगों ने पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रीएम्बल वगैरह क्लियर कर दिया हो। उसके बाद मैंने आपको बताया सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरी, ऑनक्लेव ऑक्सक्लेव क्या है, बांग्लादेश इंडिया का कितना दिया, कितना लिया, ये सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। और उसके बाद कितना 111 दिया था ना,
और 51 क्या किया, ले लिया ऑनक्लेव वाला पार्ट। उसके बाद आगे आया सिटीजनशिप पे, नागरिकता में आपको पूरा डिटेलिंग आपको कराया था मैंने, जिसमें आपको ऑलरेडी बताया कि कौन नागरिक है, ऑर्डिनरी सिटीजन के बाद कैसे रिफ्यूजी, कैसे क्या क्या सारा कांड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने वो CA NRC बताया था ना, वो सबको दिमाग में रखिएगा, जो इंडिया और NRC और कौन से कितने कंट्रीज थे, चेंज कहा या नेचुरलाइजेशन में 11 साल की जगह पर कितना साल कर देगा, 5। और ABP मुस्लिम्स के लिए कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से वो सारे लोग जो वापस आए और मुस्लिम नहीं हैं, उन लोग को नागरिकता दे दिया जाएगा 11 साल की जगह पे कितने साल में, 5 सालों में। और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण था, जिसके कारण शाहीन बाग कांड हुआ दिल्ली में। उसके बाद आगे मैंने आपको बताया जस्ट अभी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट का सिंपल स्कोप अभी दिमाग में रखिएगा, 2-3 चीज़। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 टेबल दिमाग में रखो कि सोर्स कहाँ से है, सोर्स के बाद क्या देना, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल है, सोशियो इकोनॉमिक, मोरल इन नेचर, एंड देन उसके आगे फिर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, इन्फोर्सेबिलिटी, यस ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंडामेंटल राइट्स सारी चीज़ हो सकती हैं, नो जुडिशियरी के लिए और मोरल ड्यूटी के लिए कुछ होगा ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। जस्टिस सिविल में आओगे तो ओनली के बेसिस पे हो सकता है क्या, यस फंडामेंटल राइट्स में ओनली पे भी हो सकता है, ओनली +X। जब आएंगे DPSP पे ओनली नो, ओनली +X यस, एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज में ओनली में नो, ओनली +X यस। ये पूरा पार्ट आप दिमाग में रखेंगे। बाकी जो केस है उस केस का मादा बहुत अच्छे से समझ में, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा आपको, मैंने बस थोड़ा हिंट दिया है आपको, बाकी उस केस के बिना पॉलिटी में कोई जान नहीं है। और जैसे ही पढ़ाएंगे उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी पढ़ाएंगे, LGBTQ पढ़ाएंगे, रिजर्वेशन आरक्षण पढ़ेंगे। आरक्षण और सब समझेंगे तब आपको पता चलेगा जो चिल्लाते रहते हैं लोग आरक्षण के लिए और ये सब कुछ के लिए, बहुत गलत है। आपको समझ में तब आएगा एग्जैक्ट कि आरक्षण दिया गया है कितना सही कितना गलत है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार सोच रहे हैं नॉर्थ अमेरिका थोड़ा निकाल लीजिए, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम, बाकी उसके बाद आगे बढ़ लेंगे, ठीक है जी। चलिए एक बार निकालिए एटलस क्विक, थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं, फिजिकल उसका पार्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ लेंगे। इसका ट्रेन होगा, चलिए जाइएगा, ठीक है ना।